फिर रिटन कम्युनिकेशन होता है, ये ओरल कम्युनिकेशन से कैसे अंतर होता है या कैसे डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ये हमें बताना, ठीक है, या कैसे अलग होता है। तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा, और ये सवाल 15 मार्क्स में पेपर में पूछा जाएगा, या देखिए 15 मार्क्स का ये सवाल पेपर पूछा जाता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के साइलेंट फीचर्स क्या है, और साथ ही साथ ये ओरल कम्युनिकेशन से कैसे डिफर करता है, कैसे अलग होता है, ये बताइए। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहले समझते होता क्या है रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपको पहले कम्युनिकेशन जानते हैं, कम्युनिकेशन मतलब आप अपने थॉट्स को दोस्तों को, यारों को, या फिर किसी भी लोग को शेयर करते हैं। शेयर करने का जरिया हमारे पास कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। और यही कम्युनिकेशन जब हम लोग किसी आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं, लेकिन लिखे हुए फॉर्मेट में, यानी आप जो चीज़ को लिख दो, लिखो कैसे, आप हो सकता है लेटर लिखोगे, ईमेल लिखोगे, रिपोर्ट लिखोगे, मेमोज लिखोगे, डिजिटल मैसेज लिख सकते हो, किसी को मैसेज, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। इस फीचर को हम लोग बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आपको बेसिक चीज समझ में आ गया हो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कन्वे क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैसेज। ये हमारे पास यूज करने कम्युनिकेशन में सबसे कह सकते हैं बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल जिंदगी में, प्रोफेशनल जिंदगी में, हमारे एकेडमिक जो कॉन्टेक्स्ट होता है, ताकि इसमें कोई भी चीज़ जो रहता है वो क्लियर होता है, लोग अच्छे से समझ पाते हैं। बिलो आर इट्स की फीचर्स एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए इसके जो की फीचर्स है, जो साइलेंट फीचर्स है, वो डिटेल में यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला हमारे पास है परमानेंस, ठीक है। परमानेंस टॉपिक है, मतलब इसका पहला, ये कह सकते हैं इसका पहला सेलेक्ट फीचर है। जैसे रिटन कम्युनिकेशन क्रिएट अ लास्टिंग रिकॉर्ड दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड रेफर टू लेटर। रिटन कम्युनिकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसे बाद में जैसे रेफर करना चाहे, किसी को भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, ऑफिशियल लेटर्स हो गए, ये सभी के सभी जो है आप फ्यूचर के रेफरेंस के संदर्भ में आप अपने ऊपर रख सकते हैं, और किसी को अगर शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला जो की फीचर्स है उसके अंतर्गत आता है, हमारे पास है। दूसरा है इसके क्लैरिटी और प्रिसीजन। देखिए अगर आप रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो द यूज ऑफ केयरफुली chosen words and structured sentences ensure that the message is clear and precise। जैसे यहाँ पर आपसे ही बच्चे कोई भी रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें जो भी शब्द लिखे गए वो इस प्रकार सिलेक्टेड किए हुए रहते हैं, या फिर क्या होता है, सिलेक्ट किए हुए रहते हैं, ताकि लोग उसे पढ़ के आसानी से समझ सकें कि इस शब्दार्थ का या फिर इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है जो हमारे लिए सही रहेगा। जैसे एग्जांपल में, जब हम भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रक्शन कोई भी कंपनी तैयार करवाता है, टेक्निकल मैनुअल्स हो सकते हैं, उनमें देखिए बहुत सारे चीज़ों को डिटेल वे में कि लोग इजीली पढ़ के उन चीज़ों को समझ सकें और उसे अप्लाई कर सकें, ठीक है। ये इसका बेसिक की फीचर्स आता है हमारे पास। दूसरा क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। तीसरा है स्ट्रक्चर फॉर्मेट। देखिए अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो इसे एक बेसिकली फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, जिसमें हो सकता है हेडिंग्स हो, पैराग्राफ हो, बुलेट पॉइंट्स हो, डायग्राम्स हो, सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद रिटन कम्युनिकेशन पूरे अच्छे तरीके से लिखा। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए एग्जांपल है, बिजनेस रिपोर्ट हो गया, प्रपोजल्स हो गया, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर वो उस फॉर्मेट में, तो लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये किस टाइप का हमारे पास कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। रिटन कम्युनिकेशन में भी तो है कि पैराग्राफ ऐसे लिखाता है, लेटर ऐसे लिखाते हैं, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट जरूरी है हमारे पास दिखेगा। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, समय को कंज्यूम करने वाला ज़्यादा होता है। बोलिए कैसा? जैसे हम मान लीजिए कोई भी रिटन कम्युनिकेशन है, उसमें ड्राफ्ट करना होगा, फिर रिव्यू होगा, फिर मान लीजिए कोई गलती होती है तो इसमें एडिटिंग भी करना होगा। तो एडिटिंग रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट टू एंश्योर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। इसमें क्या है, अगर कोई भी चीज़ लिखा जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक पब्लिश हो रही है, तो बुक पब्लिश होने से पहले जिस भी लेखक ने उसे लिखा, सबसे पहले लिखेगा, उसके बाद देखेगा कहीं ना कोई गलती नहीं है, उसके वर्ड्स को देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, और मान लीजिए कोई गलती निकलता है कि हाँ सेंटेंस से कोई दिक्कत हो सकता है, तो आप उसे सही भी करवा सकते हैं। तब जाके वो मार्केट में क्या होता है, हमारे पास आता है। इसलिए इसमें क्वालिटी और एक्यूरेसी का ध्यान रखने के लिए सारे के सारे चीज फॉलो किए। जैसे लिखा हुआ एग्जांपल में कि प्रिपेयरिंग एन एनुअल रिपोर्ट में टेक वीक्स ऑफ मेटिकुलस वर्क। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट बेसिस रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो उसे भी सब तो कुछ सप्ताह लग सकता है करने। क्यों? सारे डेटा को अरेंजमेंट करना है, सही से अरेंजमेंट करना है, ये सभी चीज़ बताना पड़ता है। दूसरा इसका जो रीच है वो व्यापक है। व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर इसका जो कह सकते हैं पहुंच होता है हमारे पास, इसलिए लिखा हुआ वाइड रीच। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी डिसेमिनेटेड टू अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस साइमल्टेनियसली। रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग एक ही समय में विजिट कर सकते हैं, बड़े पैमाने तक लोगों पर जुड़ सकते हैं। जैसे एक कंपनी का ईमेल मान लीजिए, जितने भी स्टाफ है सबको क्या कर सकता है, एक ईमेल रिप्लाई टू ऑल पे जाकर सबको भेज देगा, तो सारे के सारे लोगों तक एक बार पहुंच जाएगा कि हाँ क्या ऑर्डर आया हमारे पास। तो इसलिए इसका रीच जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। दूसरा डिलेड फीडबैक। इसमें देखिए जैसे हम लोग क्या आता है, आपके घर में मान लीजिए कोई सामान अपना ऑनलाइन मंगाया,
अब वो सामान अच्छा नहीं था, फीडबैक देते हो कंपनी को, और यही फीडबैक फिर कंपनी से पहले जाएगा लोकल एरिया में, लोकल एरिया से फिर जाएगा, तो समय लगता है इसमें। जैसे हमारे पे ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन जो रहता है इसमें, इसमें आप इंस्टेंट इंटरेक्शन तो नहीं होता, इसमें समय लगता है, और जब ये समय लगेगा तो इसका रेस्पॉन्स भी आने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिलेड फीडबैक होता है। दूसरा, नॉन इंटरेक्टिव नेचर। देखिए, जब आप सही बच्चे, जैसे आप सही बच्चों में से अधिकांश बच्चे, आप मुझे पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन आपने मुझे वीडियो के माध्यम से या फिर अगर आसपास कभी आप मुझसे मिले होंगे तब आप मेरे व्यवहार को जाने होंगे, या फिर आप अगर हमारे चैनल से बहुत दिन से जुड़े हुए तो हाँ आपको पता है कि भैया जो रहते हैं, जो पढ़ाते हैं वो पेपर में आता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी कह सकते जो भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपसे मेरा कहीं ना कहीं बिहेवियर इस प्रकार बना हुआ है क्योंकि मैंने आपसे बच्चों को बताया है सब कुछ जो हो सकता था आपको ग्रेजुएशन के प्रति वो समझाया है, तो एक मेरा बिहेवियर। लेकिन यही चीज़ अगर मैं लिख दूं और आपको बोलूँ खुद ब खुद पढ़ने, तो ये बिहेवियर हमारे पास कहा जाए, दोनों के बीच इंटरेक्शन रहेगा वो कुछ अच्छा खासा नहीं रहना। इसलिए यहाँ पर जब रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होता है तो राइटर और मान लीजिए जो एंटीसिपेटर रहते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, जिस वजह से ये समझना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए इसका नेचर जो रहता है वो नॉन इंटरेक्टिव नेचर रहता है। दूसरा, इसमें फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन का इस्तेमाल होता है। देखिए, कोई भी रिटन कम्युनिकेशन है उसमें अक्सर क्या होता है, प्रोफेशनल और ऑफिशियल कंटेक्स्ट के रूप में बात किया जाता है। जैसे आपका जो बोली चाल होना चाहिए या लिखने का तरीका होना चाहिए, बोलचाल की भाषा, सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन में बोलना है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं, एकेडमिक पब्लिकेशन हो गए, जॉब एप्लीकेशन, ये सबको एक प्रोफेशनल स्टाइल में सारा का सारा चीज़ लिखा जाता है हमारे पास है। ठीक है, अगला है यूज ऑफ विजुअल एड्स। देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी रिटन कम्युनिकेशन उसमें चार्ट्स का, ग्राफ्स का, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को और ज़्यादा क्लियरिफाई हो और लोग आपका जो मैसेज है वो लोगों तो सही से पहुंच सके। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं लोगों को समझाने के लिए। फिर अगला है लीगल वैलिडिटी। हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन जो है उसके कुछ लीगल सिग्निफिकेंस है, ताकि वो भविष्य में मान ली कोई डिस्प्यूट होता है या कोर्ट केस होता है तो आप उसे सबूत के रूप में क्या कर सकते इस्तेमाल कर सकते। जैसे मान ली कोई बिल्डर ने बिजली कॉन्ट्रैक्ट को साइन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से आपके पास भी डॉक्यूमेंट रहेंगे सामने की क्या बात हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सब कुछ रिटर्न रहता है हमारे पास। तो इसके की फीचर्स हैं, इसके जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो। अब इसका देखिए क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया गया हमारे पास। तो इस रिटन कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, द स्ट्रक्चर एंड परमानेंट नेचर रिटन कम्युनिकेशन मेक्स इट इनडिस्पेंसेबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। ये रिटन कम्युनिकेशन है, इसका जो लिखने के साथ साथ क्या होता है भैया, ये रिकॉर्ड कीपिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, आप रख सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी जो थॉट्स की क्लैरिटी है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होता है हमारे पास। तो ये आपको एक रिलायबल और एक फॉर्मल वे होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अक्रॉस दूर तक भी लोगों से संवाद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन आप इसे संभाल के रख सकते हो, ये परमानेंट आपके पास रह सकता है भविष्य में। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या है, क्योंकि ये टेम्पररी है, जिस क्षण बोला गया उसी समय आपके पास अवेलेबल है। आप इसे रिकॉर्ड करके रखना चाहो तो रख सकते हो, यानी अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड, तब जाके आपके पास रह सकता है। अदरवाइज मान ली, क्योंकि आजकल आपको मालूम है ऑडियो ट्रैक के थ्रू या एआई के थ्रू ऑडियो को चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये इसलिए ये टेम्पररी बेसिस पे माना जाता है। और वैल्यू किसका ज़्यादा है, रिटन कम्युनिकेशन का हमारे पास है। अगर हम बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मेट होता है, ये कुछ फॉर्मेट बेसिकली जिसमें रिपोर्ट हो गया, मेमोज हो, लेटर। लेकिन ऑल कम्युनिकेशन में ये इनफॉर्मल है, आप फ्लेक्सिबल है, इसमें आप अपने हिसाब से शब्दों को हेरफेर भी कर सकते हो, ये इसका एक फायदा होता है हमारे पास। अगला है क्लैरिटी एंड एम्बिग्यूटी। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन में क्या है कि हमारे जो विचार हैं उसको आप एडिट तो कर सकते हो, आपके विचार क्लियर होते हैं, कंसाइज होते हैं। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, आपका बोलचाल जो रहता है उस बोलचाल पे अगर आपका कंट्रोल है तो ठीक है, वरना क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशन पे आप कुछ और बोल के चले जाते हो और कुछ सिचुएशन अलग रहता है, इसमें से ये थोड़ा दिक्कत करता है ओरल कम्युनिकेशन हमारे पास। फीडबैक में आप खुद सोचो कि रिटन कम्युनिकेशन फीडबैक जो रहता है वो समय लगता है, समय लगने के बाद लोगों से फिर कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन नहीं, सामने ही क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है इसमें, ये एक फायदा है इसका। एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में आप बेसिकली वर्ड्स, टेक्स्ट और विजुअल एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हो, पिच कर सकते हो, यानी आप अपने हिसाब से इसमें करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, हमारे पास है। दूसरा है प्रिपरेशन टाइम में। प्रिपरेशन खुद सोचो कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई जैसे ये पीडीएफ में तैयार किया तो समय लगा इसमें आपको बनाने में, क्योंकि इसमें पूरे चीज ऐसे ऐसे वर्ड लिखे गए जो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन वही ओरल कम्युनिकेशन रहता तो आप सही बच्चों को यहाँ पर बोल के समझा देता क्या होता है क्या नहीं, इसलिए ये जल्दी होता है, ये समय लगता है हमारे पास है। ठीक है, अगला हमारे पास है ये जो रिटन कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन का जो कह सकते हैं जो दायरा है वो बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है, क्योंकि इसे आप प्रिंट करवा सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का क्या है, ये लिमिटेड टाइम पे
कुछ ही क्षणों तक कह सकते हैं, कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता है, ये बहुत दूर तक तो नहीं पहुंच पाता, इसका रीच कम रहता है हमारे पास। ठीक है, लीगल वैलिडिटी के बारे में बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लंबे समय तक रहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, आप इसे रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हो। कॉस्ट और अगर रिसोर्स की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में प्रिंटिंग मटेरियल्स लगते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में आपको ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इंटरेक्टिव नेचर में रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव, लोगों से इसका कोई खास जुड़ाव तो नहीं होता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें लोग अच्छे खासे जुड़ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, सुटेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या है, रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है, डिटेल होता है और लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन होता है हमारे पास। वहीं पर ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेस सूटेड रहता है इनफॉर्मल के लिए, परस्यूसिव होता है हमारे पास, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन आपको क्लैरिटी देता है, आपके स्ट्रक्चर देता है, परमानेंस होते हैं। वही ओरल कम्युनिकेशन आपको तुरंत इंटरेक्शन होता है, पर्सनल टच होता है, ये दोनों के बीच में, इसलिए क्यों दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे, तो सभी अपने जगह पर सही आप कह सकते हैं ऐसा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आपसे बच्चों का रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, और रिटन कम्युनिकेशन कैसे डिफर करता है ओरल कम्युनिकेशन से, ये पूछा गया था। तो 15 मार्क्स का ये सवाल स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सिलेबस के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, आपको इसको डिस्कस करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं तो पहले होता क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका स्कोप क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपके फाइंडिंग्स क्या है, आपका प्रोजेक्ट के रिकमेंडेशन किसने किया, ये सभी चीज़ें इसमें जानकारी शामिल रहती है। It serves as a vital tool for decision making and accessing the project's progress and success। देखिए ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हमारे पास, ये एक प्रकार से टूल के रूप में काम करता है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो और जो आपका प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हो या सक्सेस हो, उसमें ये आपको हेल्प करना है। तो यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। भाई की क्यों बोल रहे हैं भाई, की हमारे पास है, ठीक है, की मतलब यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्या करता है, बेहतरीन बनाता है या फिर अच्छे बनाता है। क्या फीचर्स है, सबसे पहले टाइटल पेज। ठीक है, टाइटल पेज में इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें प्रोजेक्ट के टाइटल को इंक्लूड करते हो। इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट टाइटल, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द नेम ऑफ द टीम मेंबर, द डेट ऑफ सबमिशन और एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स। इस टाइटल पेज में आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट का टाइटल लिखोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे, आपके जो भी इस प्रोजेक्ट में टीम मेंबर्स लगे उनका नाम लिखोगे, कब किस डेट को सबमिट किया, और जो भी रिलेवेंट डिटेल्स इस टॉपिक से संबंधित आप उसको सारी की सारी यहाँ डालोगे। ठीक है, जैसे एनुअल फंक्शन मान लीजिए कोई होता है, एनुअल फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट मान लीजिए कोई कंपनी का था XYZ लिमिटेड, इस प्रकार सारा डेटा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल पेज का विवरण करते हैं। दूसरा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ सेक्शन बनाते हैं और वहाँ पेज नंबर लिखते हैं कि हाँ इस पेज में हमने ये जानकारी दिया। जैसे एग्जीक्यूटिव समरी वो पेज नंबर 3 में, इंट्रोडक्शन पेज नंबर 5 में, यानी जिस पेज में जो काम का चीज़ है उस पेज को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी लिखने का काम करते हैं। देखिए एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, समरी तैयार करते हैं बेसिकली उस प्रोजेक्ट का, इसमें क्या की ऑब्जेक्टिव है, क्या मेथोलॉजी अपनाया गया था, क्या फाइंडिंग्स, क्या ये शॉर्ट में बेसिकली आप इसमें बताने का काम करते हो। तो पर्पस क्या है, इससे जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनको तुरंत पूरा प्रोजेक्ट पढ़े बिना भी आप थोड़ा सा रफ आइडिया लगा समझ सकते हैं इसमें क्या क्या बनाया गया, बताया जाता है। ठीक है, चौथा है हमारे पास है इंट्रोडक्शन, यानी ये वो जगह जहाँ पर बेसिकली आपका पर्पस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सभी चीज़ शामिल होती है। तो इसमें आपका प्रॉब्लम जैसे लिखा हुआ एग्जांपल है, डिस्कस द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोजेक्ट। ये क्यों बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, इसे क्यों एड्रेस किया गया है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये क्या हमारे प्रोजेक्ट गोल से, प्रोजेक्ट का जो गोल्स है उससे क्या रिलेटेड बताना है। दूसरा आपका प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्लियरली स्टेट्स द गोल द प्रोजेक्ट एम। देखिए आपका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट को लेके ये बताया जाता है, ताकि कस्टमर जो रहे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सके। हमारे पास जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय 20%, यानी अगर आप बोला जाए कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन वो 20% तक हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक ये टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, आप डिफाइन द बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए कोई प्रोजेक्ट है उसके बाउंड्रीज और लिमिटेशन के बजाय आप अपने प्रोजेक्ट में क्या डिटेलिंग करते हो, क्या इंक्लूड करते हो, क्या एक्सक्लूड करते हो, ये सभी चीज़ें मायने रखता है। जैसे द प्रोजेक्ट फोकस ऑन एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में कस्टमर का फीडबैक क्या है, इसके प्रोजेक्ट को फोकस करने बोला गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अगला इसमें कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये भी बताना है। तो एक्सप्लेन द मेथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू गैदर डेटा एंड अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव।
हम लोग कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करें, ताकि डेटा को हम लोग इकट्ठा कर सके और जो भी हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सके। ठीक है, इसमें सर्वे शामिल होते हैं, इंटरव्यू शामिल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा एनालिसिस, सभी चीज़ शामिल किया जाता है। अब दूसरा हमारे पास है फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस। देखिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट ऑब्टेन हुआ हमारे प्रोजेक्ट से, उसमें डेटा का, चार्ट का, ग्राफ का, जहाँ जो चीज़ लगा उसे लगाया गया, ताकि इस डेटा से हम लोग क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं या क्या जानकारी, सभी चीज़ बताया जाता है। फिर कंक्लूजन में अगर बात करें तो कंक्लूजन क्या है कि इस प्रोजेक्ट से हमने क्या प्राप्त किया, क्या ऑब्जेक्टिव से हमारे ऑब्जेक्टिव मिले या नहीं मिले, ये सभी चीज़ों के बारे में कंक्लूजन में जानकारी दिया रहता है। लास्ट होता है रिकमेंडेशन, कि हमें किसे रिकमेंड किया, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है एक्शनेबल सजेशन जो आपके फाइंडिंग्स और एनालिसिस के आधार पर मिला है। जैसे कोई कस्टमर लिखा हुआ इंप्लीमेंट है कस्टमर फीडबैक सिस्टम टू मॉनिटर सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर कस्टमर का मालिक को फीडबैक था, उससे क्या किया बेसिकली, जो हमारे पास उनकी जो जरूरत है उस हिसाब से इसे मॉडिफाई कर दिया गया हमारे पास। फिर है अगला है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ऑनलाइन स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द रिकमेंडेशन। देखिए ऑनलाइन कुछ स्टेप्स अपनाते हैं ताकि लोगों की जो रिकमेंडेशन है उनको पूरा किया जा सके, जिसमें टाइम कम हो सके और रिसोर्स को भी एलोकेट किया जाए। जैसे फेज 1 को क्या करना है, कंडक्ट करना है ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, 3 महीने तक उसको काम दिया हुआ है। फिर अगला है बजट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए इसमें हम लोग प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट होता है उसका एस्टिमेट करते हैं, फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन होता है उसको पता करते हैं, और फंडिंग के जो सोर्सेज होते हैं वो बताया गया हमारे पास। फिर अगला है रिस्क एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होते हैं ये बताना है। जैसे एग्जांपल दिया, रिस्क डिलेड प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, इसका मीटिंग्स क्या है, पार्टनरिंग क्या है, मल्टीपल सप्लाईज है, ये सभी चीज़ें बताना पड़ेगा। फिर है रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी हमारे पास जिसे कहते हैं। यहाँ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में जो भी सोर्सेज है, जिसमें बुक्स है, आर्टिकल्स है, वेबसाइट है, ये जो भी चीज़ें हमने ली है वो सब मेंशन करना पड़ता है। और अपेंडिसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंटेंट्स लिए हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल जिसमें रॉ डेटा कहाँ से लिया है, एडिशनल पैराग्राफ क्या है, डिटेल जो भी मेन सपोर्ट को बेसिकली जो भी मेन रिपोर्ट सपोर्ट करता है वो सभी चीज़ रखते हैं। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो रहता है कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जो आपके प्रोजेक्ट के प्लानिंग, एग्जीक्यूशन हो गया, आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और हर कंपोनेंट का एक क्या होता है, क्रूशियल रोल होता है आपके प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स थे हमारे। राइट अ नोट ऑन ई कॉरस्पॉन्डेंस। ई कॉरस्पॉन्डेंस होता क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, यानी इसके गुण क्या है, और इसके मेरिट, इसके क्या फायदे हैं, ये बताइए आपको। हम लोग देखिए एक भी चीज़, जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं अभी, वो सब चीज़ डिटेल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको अपने शब्दों में क्या करते हैं यहाँ पर समझाते हैं, ताकि पेपर में आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आप क्या करें, चीज़ों को खुद से बना के लिखने का एबिलिटी खुद में डेवलप करें। बस यही हमारा गोल है, और इसी गोल के चक्कर में आप सही बच्चों को हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पढ़े। बस आपको करना क्या है भाई, अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए डिजर्विंग है, आप लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करने का आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी कोर्स आपके लिए नहीं रखा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर पढ़िए बस। ठीक है, देखिए क्या ई कॉरस्पॉन्डेंस क्या है। तो ई कॉरस्पॉन्डेंस refers to the exchange of message and information through electronic means such as emails, instant messaging and online communication platform। ई कम्युनिकेशन, ई मतलब होता है बेसिकली आज के इलेक्ट्रॉनिक। जब आप कोई भी चीज़ को शेयर करते हो, अपने मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मतलब ईमेल होगा, कोई मैसेजिंग मान लीजिए ऐप होगा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू जिसमें इंटरनेट, जिसमें बेसिकली आपको क्या चाहिए, बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का तो हो नहीं सकता ये सब। इसे ही हम लोग कहते हैं ई कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। इट हैज़ बिकम अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट ड्यू टू इट स्पीड, एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ये हमारे पास एक डोमिनेंट फॉर्म, डोमिनेंट मतलब ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा प्रभावी मतलब क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, प्रोफेशनल मतलब बिजनेस वाला जीवन, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में बात करें किस संगठन के बारे में, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपसे बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन ये भी कहा जाए ई कम्युनिकेशन ही हमारे पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, या यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो आप लोग, तो यूट्यूब के थ्रू अगर देख रहे हो तो इसकी जो रीच है वो आप से खुद सोचो, इसकी रीच बहुत ज़्यादा बच्चे तक पहुँच सकती है हमारे पास है। तो ये पर्सनल बोलिए, प्रोफेशनल बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में बोलिए, सभी चीज़ें इसका स्पीड, एक्सेलरेटी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। कोई पूछे कि ये कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, तो आप अपने विचार को, आप अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के थ्रू, जिसमें ईमेल्स, चीज़ मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट्स मत रखिएगा, जैसे आप कोई भी चीज़ के, जैसे ईमेल हो गया, कोई मैसेजिंग ऐप हो गया, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हैं, इसे ई कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, ये बताना है। पहला भैया, ये डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल मतलब ऑनलाइन है अगर कहा जाए, ठीक है, मैसेज आर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पर मैसेज जो ट्रांसमिट एक से दूसरे भेजा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक भेजा जाता है, ताकि
क्योंकि अगर भेजा जाएगा तो भाई ये पेपरलेस होगा और इजी से मैनेज होगा। आप इसे इजी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हो। ये इसका एक फायदा है जिसे हम लोग डिजिटल फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्पीड एंड एफिशिएंसी। अगर कोई भी मैसेज है, जैसे आपसे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि जो बहुत भाई नैनो सेकंड में चला जाता है हमारे पास है, तो इसका डिलीवरी का जो टाइम है मैसेज का, वो बहुत दूर तक जगह था। यहाँ से आप यूएसए के बंदे को मैसेज करना चाहो कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। तो खुद सोचो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी आप ऐसा। दूसरा, इसका ग्लोबल रीच है। क्यों? क्योंकि ये आप घर में एक जगह से बैठे हुए बड़े पैमाने तक लोगों को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। इसलिए इसका जो रीच रहेगा वो वैश्विक स्तर पर रहता है, ग्लोबल रीच है हमारे पास। इसलिए इसका थर्ड पॉइंट क्या है, ग्लोबल रीच है। चौथा है हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल लिखते हैं 24/7 आपके लिए यहाँ सेवा उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भैया रात में आदमी गलती से एक्सीडेंट हो गई और हमारे पास आएगा ही आएगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल रात में लगभग बंद होते हैं, लेकिन यहाँ हर टाइम ये लोग रात में ही काम करते हैं। उसी प्रकार ये जो एक्सेसिबिलिटी है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू 24/7, ठीक है, 24 घंटे 7 के 7 दिन आप कनेक्ट रह सकते हो। ये इसका फायदा होता है। इसका एक्सेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है हमारे पास है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब अगर आप कोई चीज़ को किसी चीज़ के थ्रू भेजोगे, हो सकता है प्रिंट कराओ, पोस्टेज के थ्रू भेजो, तो भैया उसमें पैसा तो लगेगा, लेकिन ये क्या, कॉस्ट, बहुत कम पैसे में आपका क्या हो जाता है, काम हो जाता है हमारे पैसे। इसलिए क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। छठा पॉइंट है मल्टीमीडिया सपोर्ट। यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, ऑडियो डालो, वीडियो डालो, हाइपर लिंक शेयर कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन का जो रीच होगा वो बड़े पैमाने तक होगा और अच्छे खासा लोगों तक क्या रहेगा, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचेगा। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी एक चाहिए रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ में जोड़ सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अगर आप ये सभी चीज़ों को आप स्टोर भी कर सकते हो, कहीं पर रख दोगे तो फिर से रिट्रीवल मतलब फिर से प्राप्त भी कर सकते हो। ये फ़ायदा है। इंटरेक्टिविटी के बारे में बात करें तो जब कोई भी आदमी रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, तो चाहे वो चैट प्लेटफॉर्म हो चाहे ईमेल के थ्रू, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी के बारे में, तो इसमें हमारे पास क्या है, इंक्रिप्शन है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, डिजिटल सिग्नेचर, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्लस इको फ्रेंडली, क्योंकि कोई पेपर का तो इस्तेमाल है नहीं, तो इसलिए हमारे पास इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके मेरिट क्या है, मतलब फ़ायदे क्या है, जिसे एडवांटेज भी कर सकते हो। पहला, टाइम सेविंग है। क्यों? ये तुरंत मैसेज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता है, तो भैया टाइम तो आपका बहुत ज़्यादा बचत करता है, इसे टाइम सेविंग है। दूसरा, कन्वेंसिंग है, मतलब इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, कहीं भी पहुंच सकता है, इसीलिए इसका एक्सेस क्या बहुत ज़्यादा व्यापक तरीके से पहुंचता है, इसलिए कन्वेंसिंग हमारे पास है। इन्हेंस्ड कोलेब्रेशन, क्योंकि इसके थ्रू थ्रेड्स के थ्रू जो भी कोलेबरेटिव बेसिकली प्लेटफॉर्म होते हैं और रियल टाइम जो चैट होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, इन्हेंस्ड बेसिक कोलैबोरेशन को मजबूत करने का काम करते हैं या फिर बढ़ावा देने का काम करते हैं हमारे पास है। चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल रिकॉर्ड। इसमें आप सभी क्या कर सकते हो, ईमेल्स को, ई कॉरेस्पॉन्डेंस को आप डॉक्यूमेंट के रूप में आप अपने पास कह सकते हैं, लीगल रिपोर्ट्स के थ्रू में या फिर किसी भी रूप में स्टोर करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप मैसेज को कहीं भी एडिट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो बिना कोई मेहनत के, ये फायदा होता है। फिर है वाइडर कम्युनिकेशन, क्योंकि आप इसमें क्या बड़े पैमाने पर लोगों को शेयर कर सकते हो, जैसे कार्बन कॉपी होता है जिसे कहता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पैसों में क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा जा सकता है, आपके विचार पहुंच सकते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फिर कस्टमाइजेबिलिटी, मतलब इसमें आप टेम्पलेट्स ऑफर करते हो, सिग्नेचर्स ऑफर करते हो, ऑटोमेटेड जो रिस्पॉन्स होते हैं कस्टमाइजेशन के लिए, वह सभी चीज़ आप इसमें ऑफर करते हो। प्लस इसमें जो भी चीज़ अगर अदर टूल्स जो रहना चाहते हैं, जैसे आप उसमें कैलेंडर हो गए, टास्क मैनेजर हो गए, ये सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, उसमें इंटीग्रेट करने का काम करते हो, एकीकृत करने का काम करते हो, ठीक है। अगला हमारे पास है इन्वायरमेंट बेनिफिट्स है इसका। क्यों? इसमें कोई भी इंक तो यूज हो नहीं रहा है, तो और ना ही पेपर यूज हो रहा है, तो खुद सोचिए इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा बेहतरीन है हमारे पास, इसलिए ई कॉरस्पॉन्डेंस बेहतर है हमारे पास। तो यहाँ लिखा हुआ ई कॉरस्पॉन्डेंस एंड रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल कम्युनिकेटिंग इन द डिजिटल। देखिए डिजिटल एज में जो हम लोग लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से जुड़ने काम करते हैं, वो ई कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं। इसमें स्पीड, कन्वेंशन, इसको एबिलिटी टू स्टोर करना, आप लोगों से बड़े पैमाने पर जुड़ना, ये सभी चीज़ शामिल होता है। साथ ही साथ इसमें स्पैम हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सभी चीज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही से बचाना चाहो तो इसमें बच सकते हैं हम लोग। तो इसलिए ई कॉरस्पॉन्डेंस जो रहता है वो ग्लोबल लेवल तक इसमें लोगों का क्या होता है, पहुंच होता है। तो पहला सवाल ई कॉरस्पॉन्डेंस, इसके फीचर्स, इसके मेरिट, ये सभी चीज़ें जो पूछा जाएगा, ये पूरा टॉपिक 15 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा वो कंप्लीट होता है। अगला सवाल, स्टार मार्क कर लो ये सवाल को, ठीक है, स्टार मार्क करिए इस सवाल को आप लोग। क्यों? आप भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं जुड़ते होंगे। क्या? स्पोकन इंग्लिश स्किल्स,
क्या इसका इंपॉर्टेंस है आज के ग्लोबल जॉब मार्केट में। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी फॉर्म में काम करोगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भैया आपका जो स्किल है, ठीक है, आपका जो बोल चाल का तरीका है वो आपका कैसा है। क्योंकि आपसे जब इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपका देखा जाता है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, आपकी स्किल कैसे बोलने के, ये सभी चीज़ चेक किया जाता है। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े किसी फॉर्म में काम करोगे, वहाँ पर जो भी वर्क होते हैं वो इंग्लिश के थ्रू होता है, और जब आपका बोलने का तरीका ही नहीं सही रहेगा तो आपको क्यों जॉब देगा कोई कंपनी। सिंपल सा बात है, क्योंकि वो ग्लोबली वर्क। क्योंकि अगर भारत में कोई भी कंपनी चलिए ठीक है, भारत में हिंदी पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने की जो कंपनी रहेगा वो कैसे काम करेगा बताइए। इसलिए आज के जो ग्लोबल जॉब मार्केट है उसमें इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है इसको जानिए। क्योंकि आप सही बच्चे अपने घर के आसपास या कोई भी जगह रहते होंगे, वहाँ देखो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, इंग्लिश सीखिए सिर्फ 10 दिनों में से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों की जरूरत है बेसिकली। तो इसका क्या जरूरत है, आइए जानते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश स्किल्स इन टूडेज ग्लोबल, ये टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। पहला हेडिंग डालिएगा हमारे पास, पॉइंट नंबर 1 है ग्लोबल कम्युनिकेशन मीडियम। क्योंकि आपको मालूम है इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया गया है। बिजनेस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों में इंग्लिश को लगभग कॉमन लैंग्वेज के रूप में माना गया है। अगर आप इसका इसी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कमांड नहीं होगा तो आप खुद सोचो, आपके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे, कलीग्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, या अगर घर बैठे भी अगर आप डिटेली किसी से जुड़ना चाहो तो आप कैसे करके दोनों के बीच कम्युनिकेशन करोगे, खुद सोचो ना। आप जितने भी बड़े बड़े, आप हमारे ये कह सकते हैं झारखंड में बहुत सारे लोग जानते होंगे जिनका क्या है इंग्लिश अच्छा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने इंग्लिश सीखा। क्यों? क्योंकि जब उनसे पूछा जाता सवाल, आपने क्रिकेटर्स को देखा हो, पहले उन्हें क्रिकेटर्स को इंग्लिश नहीं आती थी, वो अपने लैंग्वेज में बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी सीखा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इंग्लिश से बेसिकली कहीं भी सवाल पूछा जाता अगर नहीं आएगा तो इससे हमारे देश की तो बदनामी ना भाई। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन मीडियम के लिए इंग्लिश को बेसिकली प्रेफर करने का काम करते हैं कि लोगों से जुड़ाव हमारा ज़्यादा हो सके। तो पहला पॉइंट उम्मीद करूंगा सबसे पहले आपको समझ आया होगा। दूसरा, इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी। देखिए बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिसे एमएनसी कहते हैं, जो पहले प्रायोरिटाइज करते हैं जिनका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छा है, जो अपने, क्योंकि कस्टमर से जुड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी देखते हो, आप कस्टमर कॉल करते हो तो आपको 4 ऑप्शन दिया था। पहला, आप हिंदी में बात करना चाहते हो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो, किस में। अगर आपसे हिंदी में, अगर आप गलती से इंग्लिश में टाइप करते हो, इंग्लिश में टच करते हो, वो इंग्लिश से बोलेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप खुद सोचो कैसा खराब लगेगा आपको कि हाँ, कि अगर आप अपने हिसाब से भी क्या करें, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर इंग्लिश बोलना सीखते हो तो आपके ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर में देखा जाता है बेसिकली कि जिसका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छा है उसको पहले प्रेफर किया जाता है, उसके बाद किसी अदर लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जाता है हमारे पास। इसलिए आपके जॉब के रोल में कहा जाए, ग्लोबली जो वर्ल्ड चल रहा है के हिसाब से, इसके में आपको इसकी इंग्लिश आना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा है कैरियर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली बोल सकते हो तो ये आपके लिए लीडरशिप के दरवाजे खोल देता है। आपकी ग्लोबल असाइनमेंट आपको मिल सकते हैं। क्यों? आपकी की स्किल है आपके इंटरव्यू के लिए, नेगोशिएशन के लिए, प्रोफेशनल मीटिंग पे। क्योंकि मान लीजिए किसी अधिकारी से बात करो, भाई अगर आप हिंदी बोलोगे ना आपको वैल्यू नहीं देगा, वही थोड़ा सा भी इंग्लिश पे झाड़ दो, देखो साइंट हो जाएगा बैठ के, है उसको लगेगा हाँ ये आदमी नॉलेजेबल है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कैरियर एडवांसमेंट के लिए हमारे पास होता है। चौथा पॉइंट है इम्प्रूव्स एक्सेस टू नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ये हमारे पास लोगों के नॉलेज और ट्रेनिंग को क्या करता है, एक्सेस या इंप्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है हमारे पास। जैसे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन हमारे पास है जिसमें टेक्निकल रिसोर्स हो गए, रिसर्च पेपर हो गए, ट्रेनिंग मॉडल्स हो गए, ये सब के सब इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर यही चीज़ आपको सोचो, अगर आपके पास इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश समझ नहीं होगी, क्या आप इनसे समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इसीलिए यहाँ पर भी हमारे पे जरूरी है। दूसरा, कल्चरल एडेप्टिव। देखिए अगर आपसे ही बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है तो आप किसी भी कल्चर में अगर जाते हो, किसी भी देखिए भारत के आप किसी भी कोने में जाओगे, हर जगह जो नहीं कि आपको हिंदी बोलना पड़ता है। कहीं पर अगर तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ पर तमिल भाषा है, लेकिन वहाँ के लोग हल्के फुल्के इंग्लिश समझ जाते हैं, जिससे आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनसे जुड़ सकते हो हमारे पास। इसलिए इंग्लिश के थ्रू बेसिकली कोलेबोरेशन होता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है वो कम होता है, और एक प्रकार से आप मिलजुल के भी वहाँ पर रह सकते हो हमारे पास, ठीक है। फिर अगला है बूस्ट कॉन्फिडेंस। अगर आप सही में बोला जाए इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकते हो, इंग्लिश अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता है। जब कॉन्फिडेंस सही रहेगा तो आप कोई भी गलती नहीं करो, ये फायदा रहता है। तो ये छठा नंबर हमारे पास पॉइंट है। सातवां पॉइंट है हमारे पास है वाइडेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये क्या करता है हमारे पास है, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहाँ पर अगर आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश अच्छा है तो आपको क्या यहाँ पर फ्रीलांसिंग किया जाता है, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करने का मौका दिया जाता है, ये फायदा रहता है हमारे पास है। आठवां नंबर पॉइंट है फैसिलिटेट फर्दर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट। देखिए हायर एजुकेशन और जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें बेसिकली अगर आपको अच्छा कमांड है या स्पोकन इंग्लिश है, एडमिशन में, इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन में, ये सभी चीज़ें आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आता। फिर है की फॉर डिजिटल प्रेजेंस। देखिए जिस प्रकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं, इंग्लिश जो कह सकते हैं इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश हमारे पास है वो वर्चुअल मीटिंग्स करने में, आपको वेबिनार में, इंटरव्यू में, सभी चीज़ों में हेल्प करते हैं इस डिजिटल एरा में।
फिर कॉम्पिटिशन एज में आज के जो वर्ल्ड है हमारे पास, जहाँ पर जॉब मार्केट में भीड़ भाड़ देख रहे हैं, अगर इसकी आपका स्किल ही सही नहीं रहेगा तो आप खुद सोचो इस वर्ल्ड में क्या टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे। इसलिए आपको यहाँ पर सीखना चाहिए। अब ये तो हमने आपको बता दी कि क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसके क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है आइए बताते हैं। पहला, अगर आप किसी अदर कंट्री जाके कोई वर्क करना चाहते हो, ठीक है, भारत है, बात करो किसी भी कंपनी का, ठीक है, अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश अच्छा है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, उस जॉब प्लेसमेंट में क्या कर जा सकते हो, वहाँ पर आपको वहाँ पे जॉब पे रखा भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा है, अगर आप फ्लुएंटली बेसिकली क्या इजीली बोल सकते हो कोई भी वर्ड्स को, तो वहाँ पर एक जो सैलरी नॉर्मल है उससे आप हायर डिमांड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप श्योर हो कि हाँ मैं कस्टमर समझ सकता, तो आपको खुद ब खुद क्या करते हैं, कंपनी बेसिकली हाई सैलरी पे रख सकता है। तीसरा, लीडरशिप क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर आपके डिसीजंस अच्छे हैं, आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आपको खुद ब खुद एक ग्लोबल टीम मिलेगा और आप कह सकते हैं आपको लीडरशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अगर कहा जाए तो बाय इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश स्किल, प्रोफेशनल आपके जीवन में तो हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको बेटर जॉब यहाँ पर आप विजिट करते हैं, लॉन्ग टर्म आपका करियर स्टेबिलिटी रहता है और यहाँ पर सक्सेस पाने की क्षमता ज़्यादा रहता है। तो ये सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के फीचर है, जो बेसिकली अगर आपको ग्लोबली कनेक्टेड रहना लोगों से, तो आपको अपना ये कह सकते हैं इस फीचर को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने आपसे बच्चों को 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। इंग्लिश स्पीकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में, ई कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है ये बता दिया। जब आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, ठीक है, लेकिन वर्ड्स का यूज नहीं करते हो, ठीक है, यानी आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इनकम्पासेस अ वैरायटी ऑफ एक्शंस, आपके एक्शंस, एक्सप्रेशंस हो गए, बिहेवियर हो गया, ये सभी चीज़ें आपके मैसेज को क्या करते हैं, कन्वे करने का काम करते हैं। यानी ये हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, जहाँ पर लोगों से जुड़ाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपसे ही बच्चे एक्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो साइलेंट मूवी आपने कभी देखी होगी, तो वहाँ उनके कह सकते हैं उनके एक्टिंग के थ्रू, उनके एक्सप्रेशन के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू आप सीन को जज करते हो। तो सेम कहानी हमारे पे एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां आपके एक्शन, एक्सप्रेशन, बिहेवियर के थ्रू लोगों तक आप अपने विचारों को रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में तो आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो लिख के करो या बोल के करो, वो आपकी इच्छा। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके इमोशंस, आपके जो कह सकते हैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती है हमारे पास है। तो इसके जो कह सकते हैं डिफरेंट, ये तो होता है पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, चलिए आइए जानते हैं क्या होता है। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, क्योंकि आपका चेहरा बहुत कुछ बयां करता है। आप खुश हो, दुख हो, गुस्से में हो, आपको कोई सरप्राइज मिला है, किसी चीज़ का डर है, ये सभी चीज़ें आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग जज कर सकते हैं। जैसे आपसे ही बच्चे क्या कर सकते हो, अगर आपके सामने देख रहे हो तो ठीक है, नहीं देख रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, उनके बातों के टोन से भी आप जज कर सकते हो कि हाँ उनका मूड कैसा रहता है यहाँ पर। तो इसलिए ये फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, जिसे काइनेसिस कहते हैं, जिसमें आपके बॉडी के गेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए, यानी आपके बॉडी का मूवमेंट, आपके हाथों का मूवमेंट, आपके पैरों का मूवमेंट, आपका चलना फिरना, ये सभी चीज़ें क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज में काउंट होता है कि हाँ आपका सिचुएशन कैसा है या क्या बताना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें काउंट होता है। तीसरा पॉइंट है आई कांटेक्ट, जिसे ऑकुलेसिस कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज़ को सामने से, मतलब क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो आप सामने तक, अगर आपको नहीं आता तो आप अपने आइज को नीचे करोगे, आप इधर उधर दूसरी चीज़ पर इंटरेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ इसका अटेंशन है, इसका इंटरेस्ट है या नहीं। ये सभी चीज़ें बताने का काम करता है हमारे पास आई कांटेक्ट, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है हमारे पास यूज ऑफ स्पेस, यानी जिससे प्रोपेक्सीमस कहते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी इसमें आपका जो फिजिकल जो डिस्टेंस है वो इंडिविजुअल और जो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये बताने का काम करता है हमारे पास यूज ऑफ स्पेस, ठीक है। जिसमें अगर पर्सनल स्पेस जो है वो डिपेंड करता है, जिससे आपका रिलेशनशिप के नेचर को भी बताया जा सकता है। पांचवा है टच, जिसे हम लोग हैप्टिक्स कहते हैं। तो टच के थ्रू भी कम्युनिकेशन में आपके इमोशंस, ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, आपका सिंपैथी, अफेक्शन, एग्रेशन, ये सभी चीज़ों को बताने का काम करता है हमारे पास टच। क्योंकि टच से ही, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, गुड टच बैड टच, तो इससे आप लोगों के व्यवहार को क्या करते हो, जज करते हो, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को जज करते हो, लोगों के प्रति उनका रिलेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पर लगभग पता कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारे पास है वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसे पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं, जिसमें
आपका टोन हो गया, आपके बोलचाल का पिच हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपकी स्पीकिंग के स्पीड्स हो गए, ये सभी चीज़ें में शामिल होती है। जैसे कोई फ्रेंडली टोन होगा तो उसमें देखिएगा, उसमें अगर आप सिंपल बात है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर कोई गुस्से से बोल रहा है तो उसका आवाज़ अलग होगा, प्यार से बोल रहा है तो आपको लगेगा हाँ ये नॉर्मल है, हमारे पास इससे बातचीत करता है। तो ये कहीं ना कहीं वोकल कैरेक्टर्स के थ्रू ये हमारे पास आप लोगों के विचार को समझ सकते हो। 7वां पॉइंट है अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग। जैसे कहा ही जाता है कि आपने क्लास 9 में अगर कभी पढ़ा होगा प्रेमचंद के फटे जूते, कभी चैप्टर पढ़े होंगे अगर आपने, तो वहां पर उन्होंने एक शब्द कहा है, बेसिकली यहाँ पे एक वाक्य कहा है कि लोग मतलब फटे जूते को छिपाने के लिए यहाँ क्या क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपने घर वालों को तक बदल देते हैं कि हाँ ये मेरा परिवार है। तो यहाँ पर आपके जो कपड़ा, आपका पहनावा, ये कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी को जज करता है, ठीक है, आपकी पहचान बताता है। जैसे अगर कोई भी आप भारत में हमारे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हुए, एक पहनावा जो आपके कहीं ना कहीं आपके आइडेंटिटी को बताता है, आपका सोशल स्टेटस क्या है। अगर आपकी नज़र में कोई आदमी, अगर बेसिकली कहा जाए कोई अगर हाफ पैंट में घूम रहा है तो हो सकता है कि वहीं कोई सूट बूट में घूम रहा है, लेकिन वो काम भले किसी फॉर्म में करता है, लेकिन आपको लगे भाई बड़ा आदमी है। तो ये कहीं से क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, अपीयरेंस, ये सभी चीज़ मैटर करता है। ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है हमारे पास है। तो अगर आपका ड्रेस साफ सुथरा है तो आपको लगेगा भैया ये अच्छा आदमी है या रिस्पेक्टफुल आदमी हो सकता है, लेकिन सबके अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो ये अपीयरेंस और ड्रेसिंग मैटर करता है। दूसरा, आपके बॉडी के गेस्चर्स हो गए, आपके हैंड मूवमेंट्स हो गए, सिग्नल देने का तरीका हो गया, पॉइंटिंग करने का तरीका हो गया, थम्स अप डाउन जो होता है हमारे पास, जिससे बहुत सारे मैसेज क्या होता है, जैसे अगर आप थम्स अप करते हो, ठीक है, इसका मतलब लोगों को समझ आ, लेकिन कहीं इसके और भी मायने होते हैं, किस एक्सप्रेशन बोला जा रहा है, ये सभी चीज़ इसमें शामिल होती है, इसे गेस्चर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है पोस्चर, यानी आप किस प्रकार बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उस चीज़ के प्रति आपका अटेंशन क्या है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, ये सभी चीज़ें बताने का काम करता है। जैसे अगर आप लेजीनेस हो गए तो आपको खुद ब खुद चेहरे से पता चल जाएगा, ये से कहा जाता है। अगला साइलेंस। साइलेंस एक हमारे पास पावरफुल टूल के रूप में काम करता है, क्योंकि आप अपने कह सकते हैं यहाँ पर टेंशन हो, क्या कंटेक्स्ट हो रहा है, वो जब कोई चीज़ नहीं आता तब भी आदमी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ये प्रकार बताने का काम करता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका महत्व क्या, अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, कम्युनिकेशन में मदद करता है या बढ़ाता है, आपके इमोशंस को क्या करता है, हेल्प करता है ताकि लोगों तक इफेक्टिवली पहुंच सके, एक ट्रस्ट और एक सपोर्ट क्या करता है, आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनमें बनाने की हेल्प करता है। साथ ही साथ एक क्रूशियल रोल या क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन हो रहा है जहाँ पर लैंग्वेज बाधा बनता है, जैसे मान लीजिए किसी आपको हिंदी आती है, सामने वाले को इंग्लिश आती है, ठीक है, मान के चलते, या किसी अदर लैंग्वेज आता है, तो आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन जो रहता है या आपके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसमें से, तो वो सब के सब आपके बाधाओं को यहाँ पर दूर करने का काम करता है। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारे पास एक वाइटल एलिमेंट है ह्यूमन इंटरेक्शन का, जो आपके मैसेज को यहाँ पर क्लियर करता है और लोगों तक यहाँ पर आपके जो विचार रहते हैं वो पहुँचाने में हमारे पास हेल्प करता है। अगला सवाल है, व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, क्या कारण है, ये बताना सभी चीज़ें। तो सबसे पहले जानते हैं एनुअल रिपोर्ट है क्या। देखिए, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का जो शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, इसके सारे डेटा जो है, ठीक है, कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या साल भर कंपनी क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है उस स्पेसिफिक ईयर में लेकर, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल किया जाता है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। जैसे आपका एनुअल का जो रिजल्ट आता है, ये एनुअल रिपोर्ट आपको भी मिलता है कि आपके जैसे पेरेंट्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो बचपन में पढ़ा होगा तो आपका भी कॉलेज स्कूल वाला क्या करता होगा, पूरा साल भर का रिजल्ट आया कि आपके बच्चे क्या कितना दिन एब्सेंट किया, सब कुछ बताया जाता है। तो ये एनुअल रिपोर्ट भी इसी के प्रकार का डेटा है, जहाँ कंपनी के बारे में, जो कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्या गोल्स है, भविष्य में लेकर क्या संभावना है, क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ में शामिल होता है इस एनुअल रिपोर्ट में हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बेसिकली चीज़ें मौजूद होती है। सबसे पहले चेयरपर्सन जो है उसका मैसेज, ठीक है, एक समरी रहता है उसमें कंपनी के अचीवमेंट्स का और जो विजन का, यानी चेयरपर्सन क्या करता है, इस मैसेज को बेसिकली बताता है कंपनी का क्या अचीवमेंट है, क्या विजन है, फिर बिजनेस को लेकर क्या ओवरव्यू हमारे पास है, कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या है उसके बारे में सभी डिटेल्स रहेगा, मार्केट्स के बारे में स्ट्रेटेजी, सभी चीज़ बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेट, मतलब एक बैलेंस शीट रहेगा जिसमें इनकम का स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये सभी चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट को लगाया हुआ रहेगा हमारे पास है। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसे हम लोग MD&A कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ हो गए, ऑपरेशनल रिजल्ट हो गए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है। पांचवा पॉइंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इसमें क्या किया जाता है,
कंपनी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और जो कंप्लाइंसेस है उन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है। पांचवा है सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम लोग सोसाइटी में हमारा क्या योगदान है, सोसाइटी को हम सही से रख पा रहे, समाज को सही रख पा रहे, एनवायरमेंट को, ये सभी चीज़ में शामिल किया जाता है हमारे पास है। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है ये बता दिए। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है देखिए इस एनुअल रिपोर्ट का। सबसे पहले इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, ये किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिस भी लोग जो भी लोग शामिल है इसमें सभी चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी उन्हें निभाई नहीं, ये चीज़ देखना पड़ता है। तो एक एनुअल रिपोर्ट बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंट व्यू करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, साथ ही साथ वो आपको ये बताने का काम करता है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये आपके इट इंश्योर दैट द मैनेजमेंट रिमेंस, इसमें जो मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है या नहीं, जिम्मेदार स्टेक होल्डर और जो शेयर होल्डर्स के प्रति, ये बताने का काम करता है। दूसरा है फाइनेंशियल इंसाइट, मतलब शेयर होल्डर और जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर है उनको बेसिकली गेन दिख रहा है नहीं दिख रहा, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, रेवेन्यू क्या, एक्सपेंस क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताने का काम करता है। प्लस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलता है, इस रिपोर्ट से कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या, स्ट्रेटेजी प्लान क्या हो सकते हैं फ्यूचर के प्रति, ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में बताया जाता है। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आप ये रिपोर्ट सही रहेगा, एक रिपोर्ट के सहारे बेसिकली कोई भी जो कंपनी रहेगा उसमें इन्वेस्टर आएंगे, सिंपल सा बात है, इसका परफॉर्मेंस बेटर है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब ट्रांसपेरेंसी हो तभी नहीं बता सकता मैं, इसलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रहता है इसमें। फिर है अगला है कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशन। देखिए कोई भी काम है कोई भी कंपनी कोई वर्क करता है बेसिकली उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर वो रूल्स को रेगुलेशन को लेकर वर्क कर रहा है और लोगों के प्रति अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पर लॉस क्रिएटिविटी बेसिकली क्रिएटिविटी का कम लॉस हो हमारे पास, ये सभी चीज़ देखना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, देखिए इसमें इन्वेस्टर है, लेंडर है, पार्टनर्स है, सभी के सभी रिपोर्ट्स को बेसिकली क्या करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि और कंपनी के लिए सही है या नहीं, से बताया जाता है। प्लस इंप्लॉय का जो इंगेजमेंट होता है हमारे पास उसके बारे में बताया हुआ है कि इंप्लॉय क्या कर सकते हैं, कैन यूज द रिपोर्ट, तो बेसिकली इंप्लॉय का इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं कि कंपनी के अचीवमेंट्स क्या है, उनके रूल्स क्या रहे इस चीज सक्सेस के प्रति, ये सभी चीज़ बताया जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास पब्लिक इमेज। देखिए एक पब्लिक बेसिकली पब्लिकली क्राफ्टेड एनुअल रिपोर्ट इनहेंसेस द कंपनी। देखिए एक जो पब्लिक इमेज रहता है कंपनी का, ये भी क्या होता है, इससे बढ़ता है हमारे पास कि कंपनी ने अच्छा काम किया, सही बताया। इट्स शो केसेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेसिकली हमारे पास शोकेस करता है कंपनी का क्या एफर्ट है, क्या गुडविल है कम्युनिटी में लेके, ये बताया जाता है। एक आपका एनुअल रिपोर्ट जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारे पास है किसी भी कंपनी के लिए, जहां पर उसका फाइनेंशियल हेल्थ परफॉर्मेंस क्या रहा, लोगों के प्रति ट्रस्ट है या नहीं है, आपके स्ट्रेटेजी डिसीजन क्या रहेंगे, कंपनी के स्टेक होल्डर्स आपका रिलेशन क्या है, ये सभी चीज़ें इस चीज़ में यहाँ पर बताए जाने का काम करता है एनुअल रिपोर्ट कंपनी का। तो ये था हमारा टिप्स इन कम्युनिकेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर मान लीजिए रिसीव करता है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, आउटपुट, इनपुट, मैसेज या सोर्स। मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर भी मार्क कर दिया, चिंता मत करिए, जिन्हीं बच्चों को हड़बड़ी रहेगा उनको आता है वो आंसर को देख के जा सकता है, ठीक है। देखिए तो जो भी रिसीव मैसेज होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होता है उसे हम लोग कहते हैं मैसेज, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां से अगला क्वेश्चन VVI है, एक रिपोर्ट जो होता है किस प्रकार का वर्क होता है, इंफॉर्मेशनल वर्क होता है, टेक्निकल होता है, प्रोफेशनल होता है, इनमें से कोई नहीं, आप खुद बताओ। रिपोर्ट में क्या रहता है, जानकारी को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। देखिए हमने आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसी इंग्लिश सेमेस्टर 3 का, यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी हमने वहां पे पढ़ाया हुआ, उसमें बताया हुआ था कि कौन सा चीज मेंशन नहीं होता भैया, डेट ऑफ मीटिंग मेंशन होगा, चेयरमैन मेंशन होगा, टाइम बेसिकली जो मीटिंग का टाइम या वेन्यू जो रखा गया वो भी सब मेंशन होगा, लेकिन क्या मेंशन नहीं होता, तो एज ऑफ चेयरमैन से क्या काम है मिनट्स ऑफ मीटिंग में, इसका कोई काम नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द फाइल अटैच टू एन ईमेल, जो फाइल ईमेल में अटैच किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कंटेंट सब्जेक्ट जिसे शॉर्ट में CS कहा जाता है, BCC या अटैचमेंट या फिर नन ऑफ दी। आप ईमेल में कोई अटैच करते हो उसे क्या अटैचमेंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। अगला सवाल है डैश इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन। आप बताओ कंप्यूटर में जो रखा हुआ मैसेज को शेयर करना एक्सचेंज करना है क्या कहलाएगा, डाउनलोड, अपलोड, नन ऑफ दी, भैया ईमेल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो मैसेज को क्या कर सकते हो, स्टोर वाले मैसेज को शेयर कर सकते हो बाय द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर। अगला है कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग। देखिए कम्युनिकेशन किसका टास्क होता है, इम्पार्टिंग किस चीज का, ट्रेनिंग का, नॉलेज का, मैसेज का, भैया इन्फॉर्मेशन काम करता है। कम्युनिकेशन क्या करता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइडियाज है, वो लोगों को क्या करता है, शेयर करता है। तो मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला सवाल है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किन के बीच में होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ही
स्टेटस के लोगों के बीच में होता है। तो इंप्लॉयज विद सेम स्टेटस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला है द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट जो होता है किसमें लिखा होता है, एक सेक्वेंशियल मैनेज, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सब कुछ सही से अरेंजमेंट हो, तो उसे सेक्वेंशियल मैनेजर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला सवाल है द फॉर्मल ग्रीटिंग्स विथ विच अ बिजनेस लेटर। आप बताओ कोई फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट, भैया सैल्यूटेशन से स्टार्ट होता है, वार्म वेलकम से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 नंबर। आपको ईमेल में सीसी दिखता है, ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है भैया, कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी। अब इसके बाद मैं आपसे बच्चों को जितने सवाल बता रहा हूं आप इन सवाल को नोट डाउन करें। ये 10 एमसीक्यू बताए, इसमें से 5 एमसीक्यू पक्का रहेगा, बाकी 45 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपका, जिसमें 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स से बनाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, पूरा कवर कर लीजिए, 50 में 50 लिख के देता हूँ, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो शेयर करिए, मतलब सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल कम न करें। अब चलिए वो सारे के सारे 15 नंबर के सवाल को हम लोग कवर करते हैं। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हाउ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, एक्सप्लेन करना है। तो यही जानते हैं, 15 मार्क्स का सवाल। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, बेसिकली बोल सकते हैं, या फिर एक पेपर है जिसमें आपके द्वारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स है या उस प्रॉब्लम को लेकर उस टाइम फ्रेम में जो भी आपने चीज सोची वो सारे के सारे इसमें आपका डिटेल रिसर्च, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवल्यूशन, आपका वहां आउटकम क्या निकला, ये सब चीज उसमें मेंशन रहता है। तो इसमें रिपोर्ट भी शामिल होगा, प्रेजेंटेशन भी शामिल होगा, और क्या क्या प्रोडक्ट लगे ये सब कुछ यहाँ मेंशन रहता है प्रोजेक्ट वर्क में। तो प्रोजेक्ट वर्क इज ऑब्टेन, ये एकेडमिक्स में आपका इस्तेमाल होता है, प्रोफेशनल सेटिंग से इस्तेमाल होता है, ताकि आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपके टीम वर्क और साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो ये होता है हमारे पर प्रोजेक्ट वर्क की। आपने मान ली जो भी चीज बनाया, भैया प्रोजेक्ट वर्क मत सोच लेना कि कॉलेज का जो प्रोजेक्ट मिला उसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते, भाई ऐसा नहीं है। एकेडमिक्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो चीज होता है ना, उससे हम प्रोजेक्ट वर्क का नाम नहीं देंगे, बस प्रोजेक्ट बोल सकते हो, वर्क मत लगाइए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्क लगा देते हैं तो यहाँ पर आपको उसे पूरी फॉर्मेलिटी के साथ या फिर कहा जाए जिम्मेदारी से उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वर्ड ना जोड़े वर्क के रूप में, क्योंकि आपको लग रहा होगा नहीं भैया नहीं, यहाँ पर हमें उसे पूरे प्लानिंग के साथ, डिटेल रिसर्च के साथ, एग्जीक्यूशन, उसके बाद हमने क्या की सोचा, उस रिपोर्ट से हमें क्या बेनिफिट होने वाला, सब कुछ वहां मेंशन करना रहता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है, प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है। कैसे बनाना है, सबसे पहले ये बात करते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव, मतलब आप भैया बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। डिटरमाइंड व्हाट प्रॉब्लम यू, आपको उसके बताना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा या फिर इसको सॉल्व करने आपने क्या किया, आप इन चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हो, ये सब चीज में मेंशन करना पड़ेगा। प्लस आपको क्या करना है, टॉपिक को सिलेक्ट करना है, मतलब क्या बना रहे हो भाई, कोई तो आपको गोल होगा उस टॉपिक को लेके, आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट किया, क्यों, आपका क्या लक्ष्य था, क्या इंटरेस्ट था, क्या आपको वो सब्जेक्ट, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ये सब चीज में बताना पड़ता है हमारे पास। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ये आपका इंश्योर करता है कि आपका जो टॉपिक है वो फिजिबल है या आपके पास सूटेबल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं इस रिसर्च के लिए, ये भी तो आपको जानना पड़ेगा, बिना जानने थोड़ी हो सकता आपको, बताइए। अगला हमारे पास पॉइंट है वो है कंडक्ट रिसर्च, मतलब आप इसमें क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को गैदर इकट्ठा करोगे, हो सकता है आपके पास बुक्स हो, जर्नल्स हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो भी आपने डेटा उठाया भैया आपको बताना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने मान लीजिए जो भी चीज कंटेक्स्ट से उठाया उसे समझोगे, और यहाँ जो भी चीज कमी है उस गैप को आप यहाँ पर पूर्ति करने का काम करोगे। अगला पॉइंट है हमारे पास प्लान द प्रोजेक्ट, मतलब आप अपने प्लान को सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने क्रिएट अ डिटेल प्लान, मतलब आप अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रति सबसे पहले क्या करोगे, डिटेल प्लान बनाओगे, टाइमलाइन लिखोगे, रिसोर्सेज क्या क्या जरूरत लगी है बताओगे, उसके बाद इस चीज को बनाने में किस चीज को रोल लग सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर आप टीम में वर्क करो, ये सब चीज सोचना पड़ता है आपको। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास आउटलाइन द स्ट्रक्चर, मतलब आपको क्या करना, एक टिपिकल मान लीजिए प्रोजेक्ट वर्क स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, टाइटल पेज बनाना है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, डेट, ये सब चीज मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको समरी में इसका ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी लिखना पड़ेगा, फाइंडिंग्स में क्या मिला और कंक्लूजन में क्या सीखा, ये भी सब चीज आपको आउटलाइन में मार्क करना पड़ेगा। फिर इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है, तो बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन डालना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, इसका स्कोप क्या रहेगा मेंशन करना होगा। मेथोडोलॉजी में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो आपको उस चीज के बारे में कि आपने कौन कौन सा डेटा का इस्तेमाल किया, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया इस डेटा को बेसिकली एनालाइज करने के लिए, सब चीज रहेगा। फिर फाइंडिंग्स रहेगा आपका, मतलब आपने ये जो डेटा मान लीजिए इस्तेमाल किया इसमें कौन कौन से चीज इस्तेमाल किया, इसके लिए आपने
चार्ट्स का, ग्राफ्स का, टेबल्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल ये बताना पड़ेगा। कंक्लूजन में आप वहां का समरी डालोगे, फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज रिकमेंड कर सकते हो ये चीज बताओगे। यहाँ पर रेफरेंसेज या जो बिब्लियोग्राफी होता है, इसमें जो सोर्सेज आपने यूज किए वो उन सब चीजों का यहाँ पर बारे में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और छठा पॉइंट है हमारे पास डेवलप द कंटेंट, मतलब आपने मान लीजिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस्तेमाल किया बनाया बेसिकली, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ये सब चीजों को क्या करना है, डेवलप करना है। आप इसमें क्लियरिटी रखोगे, कोहेरेंस रखोगे और लॉजिकल कोई चीज को फ्लो करके रूप से आगे बढ़ाओगे, ये सब चीज फोकस करना पड़ता है। अगला है ऐड सपोर्टिंग मटेरियल, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ सपोर्टिंग करने के लिए एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हो। जैसे आप इसमें ग्राफ्स लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। अपेंडिक्स से लगा सकते हो ताकि ये आपका जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है उन सब चीजों को ये बढ़ा सके। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू करने के बाद इसमें एडिट कर सकते हो। मान लीजिए प्रोजेक्ट में कुछ एक्यूरेसी गलती लग रहा है, कुछ ग्रामर में कमी लग रहा है, फॉर्मेटिंग गलती है, तो आप उसे फिर से रिव्यू कर सकते हो। तो रिव्यू जो रहेगा आपके, मान लीजिए आपके जो मेंटर्स या जिसने आपको भेजा, उसके बाद वो आपको बताएंगे भैया ये गलत है, तो आप उसको रिव्यू तो करोगे, रिवाइज करोगे ना फिर से हमारे पास फीडबैक के द्वारा, तो ये कर सकते हो। फिर अगला है प्रेजेंट द रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, आप डेमोस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन या डेमोस्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, जिसमें आप विजुअल्स के लिए स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हो, मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपको किस प्रकार आप प्रेजेंट करना चाहते हो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है हमारे पास। महत्व के बारे में बात करें तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब आप इन सब चीजों में देखिए जो भी थियोरेटिकल आपको नॉलेज मिला उसको आप रियल वर्ल्ड में कैसे एग्जीक्यूट करो ये बताओगे। ये आपकी स्किल डेवलपमेंट को मत करता है, मतलब आपने कोई चीज को देखिए सोचा, इनहेंस किया, भाई इनहेंस मतलब रिसर्च को बढ़ाया, आपने उसी के बारे में सोचा कि इसमें और क्या ऐड हो सकता था, आपने अपने प्रेजेंटेशन स्किल को बेहतरीन करने के लिए काम किया, ये कहलाता है स्किल डेवलपमेंट कहलाता है। अगर आप टीम के साथ कर रहे हो तो आप कोलैबोरेशन करोगे, मतलब टीम के साथ मिलजुल के काम करोगे, और जब भी मिलजुल के काम करो वो काम बेहतर होकर निकलता है। तो प्रमोट करते हो कोलैबोरेशन को और कम्युनिकेशन को इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। फिर अगला है इनोवेशन, मतलब आप क्या करते हो यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को लगातार इंकरेज करते हो और प्रॉब्लम जो सॉल्विंग टेक्निक्स को बढ़ाते हो। उसके बाद एवेल्यूएट करते हो, मतलब आपके पास देखिए सर्व एज अ बेसिस, आपके पास जो भी प्रोफेशनल असेसमेंट हो गया, एकेडमिक हो गया, आप उसे सर्व करते हो यहाँ पर। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है एक प्रकार से आपके जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया या लर्निंग करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमारे ये जो हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपने क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करने हेल्प करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को सब्जेक्ट को लेकर या प्रॉब्लम जो भी एरिया है हमारा उस चीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक वेल प्रिपेयर्ड जो प्रोजेक्ट होता है इसमें ये सारे के क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ जो भी प्लानिंग्स होते हैं या जो रिसर्च होता है या फिर जो प्रेजेंटेशन, ये सब की सब चीज यहाँ पर क्लियर होता है। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चों बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आए तो आपको इतना बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तभी टीचर आपको 15 मार्क्स देगा, वरना 15 मार्क्स भूल जाइए। 15 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप इन सब चीजों को समझ के जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप कॉपी में अपने एग्जाम में ले पाइएगा, और 15 में 15 टीचर भी फिर आपको देगा कि हाँ इस बच्चे ने लिखा, इसी को मालूम है, तभी वो लिख सकता है। तो 15 नंबर के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसे वीवीआई कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा आपका। अगला सवाल है डिस्कस द इफेक्टिव वेज टू इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आप इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से किस प्रकार अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, आइए बताते हैं। अगर बात करूं तो देखिए जन्म से कोई इंग्लिश सीख के नहीं आता और ना ही सीखने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। बस वर्तमान युग में हमें रहना है तो हमें रहने सर्वाइव करने के लिए अपने आप को देखिए बदलना पड़ता है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखने की थोड़ी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किस प्रकार आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकते हो बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करता हूं, जैसे मैं भी आपसे बच्चों बता दूं कि भाई मैं भी कोई ऐसा नहीं लगता कि आपको सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो, नहीं भाई मैं भी आप ही की तरह झारखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, ठीक है। लगातार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, लगातार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप सही बच्चों, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, मेरे जो स्किल है पढ़ाते पढ़ाते सीखते चला जाता हूँ। बस यहीं पर देखिए बच्चे इंप्रूव कर लेते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी बच्चे, एक बच्चा 2 बच्चा लेके पढ़ाइए, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उस बच्चे को सिखाइएगा, उस चीज को मेहनत करोगे, आप खुद ब खुद सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो इंप्रूविंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रिक्वायर कंसिस्टेंट लगातार को प्रैक्टिस करना होगा, स्ट्रेटेजिक लर्निंग करना होगा, किस प्रकार एक कह सकते हैं प्रोसेस से लर्निंग करना पड़ेगा, आपको अपने लैंग्वेज के प्रति यहाँ पर समझदार बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स दिए गए जिससे आपकी जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी रहेगी वो आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या, सबसे पहले बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 है बिल्ड वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशन। मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना जो वोकेबलरी सेक्शन है मतलब इसको बिल्ड करना है, और एक्सप्रेशन को क्या करना है, बिल्डअप करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, रोज नए वर्ड्स क्या करने इस्तेमाल करने हैं या फिर याद करने,
और इनको सेंटेंस के रूप में आपको क्या करना है, अपने मेमोरी में बैठा लेना है। ठीक है, इन सेंटेंस में क्या इस्तेमाल हो बताना है। जैसे कुछ कॉमन फ्रेजेस होते हैं, आइडम्स होते हैं, कोलोकेशन होते हैं जो कि साउंड को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं। या फिर आप फ्लैश कार्ड या वोकेबलरी एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बताया गया। ठीक है, बहुत सारे ऐप होते हैं। जैसे प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन के रूप में बात करें तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो नेटिव स्पीकर्स हो गए, जैसे आप पॉडकास्टर को सुनते होगे, वीडियोस को देखते हो या ऑडियो बुक को सुनते होगे, इन सब चीज से आप प्रोनाउंसिएशन को समझ सकते हो। प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज्यादा सही होता है, क्योंकि वर्ड को अगर गलत पढ़ लेते हो तो उसका मीनिंग भी देखिए बहुत सारा गलत निकल सकता है, इसलिए आपको प्रोनाउंस करना सही से आना चाहिए। तो यूज टूल लाइक देखिए बहुत सारे ऑनलाइन डिक्शनरीज है, प्रोनाउंसिएशन ऐप है जो आपके साउंड को करेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। या फिर आपका जो टंग ट्विस्टर है हमारे पास, मतलब आपके जो जीभ है बोलने में जो हेल्प करता है, ये क्वालिटी को, आपके जो कहने का तरीका हो गया उस क्लैरिटी को इंप्रूव करता है और आपको यहाँ इनोंसिएशन में हेल्प करना बताया गया हमारे पास। अगला है इंगेज इन एक्टिव लिसनिंग। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करें, टीवी शो देखिए, इंग्लिश वीडियोस भी देखिए, लेकिन आप उस चीज को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, वो भी आपको फील करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई इंग्लिश मूवी लगा दिया समझ ही नहीं रहे, लेकिन धीरे 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 करके समझ में आएगा। आप उसे स्लो में सुन के समझो। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, जो इंग्लिश म्यूजिक हो गया या जो न्यू ब्रॉडकास्ट जो आपके सामने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, आप उनको सुन सकते हो। आप उनके नोट्स बेसिकली क्या कर सकते हो, अनफेमिलियर फ्रेजेस के या फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कन्वर्सेशन में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगला है स्पीक। क्या करना है आपको, रेगुलरली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर आपके सामने कोई लोग हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो इंग्लिश, अगर नहीं है तो खुद से ही क्या करना है, सेल्फ टॉक करना है, खुद ही रीडिंग अलाउड करना है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ क्लब्स, डिस्कशन ग्रुप या फिर आपको लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम जो रहते हैं वहां पर आप जा सकते हो। आप अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर सको, बिल्डअप कर सको। आप ग्रामर में और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपको बेसिक ग्रामर रूल्स मालूम होने चाहिए, कन्वर्सेशन में सही इस्तेमाल आना चाहिए, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको सेंटेंसेस को बनाने में, ताकि आप उसे एकदम क्या सकते हैं एक्यूरेट बोल सको और कोई दिक्कत ना है। आपको ओवर थिंकिंग जो है ग्रामर में अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप भैया कम्युनिकेशन फिर गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बहुत सारे आप ऐप देखते हो आजकल, ड्यूलिंगो हो गया, बैबल हो गया, रोसेटा हो गया, ये सब के सब आपके जो स्किल्स को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला है इंगेज इन वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन चैट। मान लीजिए आपको जैसे क्या है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हो जिसमें आप घर पे बैठे बैठे विदेश के लोगों से बात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो विदेश के लोग बात करेंगे या फॉरेन की जो कंट्री बात करेंगे वो मोस्टली लगभग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो। आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रोनाउंसिएशन को और फ्लुएंसी देख सकते हो कि भैया हमने सही बोला है गलत बोला। एक्सपेंड कर सकते हो रीडिंग को, और अपनी राइटिंग हैबिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आप बुक्स रीड करना हो गया, न्यूज़पेपर वाला सेक्शन हो गया, ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो, ताकि अपने जो पढ़ने का तरीका होगा उसे इंप्रूव कर सको और वोकेबलरी को मजबूत कर सको। आप जर्नल्स लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो, ताकि आप अपने प्रैक्टिस बेसिकली जो इंग्लिश के प्रति आपका थॉट है वो लिख सकते हो। ऑनलाइन टूल्स में आप ग्रामरली क्या कर सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अगला है हमारे पास सेट अचीवेबल गोल्स। मतलब आप अपने गोल्स को पहले प्रतिदिन पहले कि भैया कि धीरे धीरे को बढ़ना है, एक दिन में इतना नहीं बढ़ना है। जैसे सबसे पहले आप कुछ छोटे टारगेट रखोगे, फिर आप अपने गोल्स को लगातार बढ़ाते हो, जैसे 5 नए वर्ड सीखना है, कल नए 10 वर्ड सीखना है। इस प्रकार धीरे 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 करके आप टाइम देते देते क्या करो, प्रैक्टिस के साथ आप अपने गोल्स को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। लर्न थ्रू इमर्सन। इमर्सन के थ्रू मतलब आप अपने आसपास, ठीक है, इंग्लिश बाय चेंजिंग, आप अपने फोन से, ऐप से, डिवाइस के सेटिंग के लैंग्वेज के थ्रू भी बहुत सारी चीज सीखते हो। आप अपने इन्वायरमेंट में बेसिकली जहां पर आप इंग्लिश सीखते हो, वर्कशॉप हो गया, क्लासेस हो गया, ट्रैवल, इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग रीजन्स पे जा सकते हो। आपको हमेशा क्या कंस्टेंट मतलब निरंतर रहना है और पॉजिटिव रहना है कि रेगुलर प्रैक्टिस क्या आपका किए भैया। आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 करके एक दिन में नहीं आप लेकिन सीख जाओगे। गलती करोगे लेकिन सीख जाओगे, याद रखोगे। जैसे आपने देखा होगा आप छोटे छोटे चीज पे खुश हो जाते हो, ठीक है, तो ये आपको मोटिवेशन देता है। तो इस प्रकार अगर आपको इंप्रूव करना है अपने इंग्लिश स्पीकिंग को, तो ये सब चीज बेसिकली आपको एक प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इफेक्टिव जो भी लर्निंग टूल्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो रियल लाइफ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और धीरे धीरे आप लैंग्वेज के प्रति फ्लुएंसी बोल पाओगे। तो की बेसिकली यहाँ पर आपके जीवन में अगर चीज सीखना है, मतलब जीवन तरक्की की चाबी पूछी जाए, तो भैया आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा और यहाँ पर लोगों के प्रति इंटरेक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो, वरना आप सीख नहीं सकते हो। तो ये पूछा जाएगा कि इंग्लिश जो इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश है स्किल से, सॉरी माफ करिए, उसको किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हो, ये समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल 15 नंबर पूछा था भैया, 15 नंबर का सवाल तो आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगला सवाल है कम्युनिकेशन में, आपके सिलेबस में है कम्युनिकेशन, लेकिन पढ़ना तो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल बोल रहा माफ करिए, हमने वर्बल तो पढ़ा दिया था आपको, हमने पढ़ाना है अभी आपको कौन सा, बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, बहुत टाइप आते हैं। ये सभी चीजों को चलिए बताते हैं। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या हमारे पास,
तो बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, ताकि अपने जो बिजनेस के गोल्स से अचीव करने के लिए उनको गोल्स को अचीव कर सके। अब इसमें आप भैया बहुत सारे तरीके मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आप इस्तेमाल करते हो ताकि अपने बिजनेस के गोल्स, मतलब अपने बिजनेस के प्रति जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, उस चीज को अचीव कर सको। वैसा कम्युनिकेशन जो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन होता है हमारे पास। अब इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब आप इसमें क्या करोगे, शब्दों का इस्तेमाल करोगे। शब्दों का इस्तेमाल मतलब आप यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जिससे इमीडिएट फीडबैक हो सकता है, रियल टाइम जो भी घटना होती है, इसमें आप मीटिंग्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, इनफॉर्मल में हो सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करें तो जैसे आप लोगों के साथ मीटिंग करते हो, फोन कॉल्स बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्पीचेस होते हैं, इंटरव्यू, ये सभी चीज का पार्ट होता है। एडवांटेज क्या है इसका, क्विक होता है, मतलब बहुत जल्दी होता है, लोग इससे अच्छे इंटरेक्ट हो जाते हैं, और जो डाउट्स रहते हैं वो बहुत जल्दी क्या होता है, क्लियरिफाई हो जाते हैं हमारे पास। और इसके डिसएडवांटेज भैया, फायदा है तो नुकसान भी है, याद रखिएगा। इसमें क्या रहता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो लिमिटेड रहता है। मिस इंटरप्रेट, मान लीजिए जब सुन रहे हो आप सामने में तो बहुत सा दिक्कत भी होता है, मिस इंटरप्रेट भी हो सकते हो, याद रखना। गलत मतलब टोन से आप पकड़ नहीं पाओ, कुछ और मतलब समझो, ये दिक्कत हो सकता है हमारे पास। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके बॉडी का लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर आपका बॉडी के जो पोस्चर है, आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसमें होता क्या है, जिसमें आपके पास आपको इमोशन और एटीट्यूड समझने का बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या कर सकते हैं, ये वर्बल मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल में बात करें तो इसमें आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जो फिजिकल डिस्टेंस शामिल होते हैं, ये आपके विजुअल क्यूज को क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। आपका जो कह सकते हैं, कोई किसी के बॉडी गेस्चर एक्सप्रेशन के थ्रू आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भी मिस इंटरप्रेट हो सकते हो, कल्चर डिफरेंस के कारण फंस सकते हो, यहाँ पर ये दिक्कत आता है। अगला है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न नाम है तो भैया जब इसमें क्या होगा, लिखा होगा। लिखा होने में इसमें क्या हो सकता है, ये पूरा पूरी फॉर्मल रूप में काम होगा हमारे पास, मतलब ये डॉक्यूमेंट के रूप में आपको बना हुआ मिलेगा। इसमें पूरा पूरी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड के रूप में यहाँ कम्युनिकेशन आप यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया, इसमें आप ईमेल्स का, रिपोर्ट का, मेमोज हो गए, लेटर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सब चीज शामिल होता है। एडवांटेज क्या है, ये परमानेंट रिकॉर्ड, आप इसे रिकॉर्ड कर रख सकते हो। इसमें क्या, इसमें जो गलती होने चांसेस बहुत ज्यादा कम रहता है। डिसएडवांटेज यही रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, और इसमें फीडबैक मिलने में भैया बहुत समय लग जाता है, ये दिक्कत होता है। एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जब आप सामने वाले को भैया देख के, ठीक है, आप देख के मैसेज कन्वे करवाना या आइडिया कन्वे करवाना, ये कहलाता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, हमारे पास है जैसे चार्ट है, ग्राफ्स है, इन्फोग्राफिक्स हो गया, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, वीडियो शामिल होता है। एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन को क्या करता है हमारे पास, मेमोरेबल करता है, इंगेज करता है। देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है, क्विकली समझाता है। डिसएडवांटेज भी तो हमारे पास है। डिसएडवांटेज में क्या है हमारे पास, ये क्या करता है, एक्सपर्टाइज रिपोर्ट करता है, मतलब इसमें एक्सपर्ट लोग काम हो सकते हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन का यहाँ रिस्क रहता है, ये सबसे ज्यादा इसका डिमेरिट रहता है। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास है डिजिटल कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए या टूल्स हो गए उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्टेन क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है, रिमोट होता है। जैसे बात करें इसमें वर्बल नॉन कम्युनिकेशन दोनों आ जाता है, जिसमें ईमेल्स है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी रहता है इसमें। इसके एडवांटेज क्या है, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है, वैश्विक स्तर पर लोग जुड़ सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा बचाता है, एफिशिएंट लोग इस्तेमाल कर। डिसएडवांटेज रहता है कि इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन तो नहीं होता, आप वर्चुअली लोगों से जुड़ सकते हो, वर्चुअली हो सकता है, लेकिन सामने रहना और एक ऑनलाइन दिखना भैया अंतर होता है दोनों, याद रखिएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, देखिए आप जब भी कोई चीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में या फिर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो, ये फॉर्मल में होता है, लेकिन वहीं पर इनफॉर्मल में वो चीज़ होता है जब आप क्या कर अनस्ट्रक्चर्ड रूप में काम करते हो। जैसे मान लीजिए वाटर कूलर सर्विस वाला है, आप उससे जैसे बात करें, लेकिन आपके घर में मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, ठीक है, आईएएस ऑफिसर आ जाए, आप क्या करो भाई, एक फॉर्मल तरीके से बात करोगे ना, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है एक बिहेवियर रूप में, इनफॉर्मल आप कैसे बात करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन रहते हैं, वो यूनिक पर्पज में इस्तेमाल होते हैं, ऑडियंस के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही होता है जो अप्रोप्रिएट बेसिकली जो मैसेज टाइप कर रहा है या मैसेज जो रहता है, कंटेक्स्ट रहता है, वो इंश्योर करता है कि आपका मैसेज या संदेश जो है वो क्लियर है या नहीं, और आपके जो आउटकम्स है वो आप अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये बताया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है, और इसके ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ आपको सिग्निफिकेंस बताना है। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडियाज या फिर जो मैसेज रहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस जो या स्टेक होल्डर रहते हैं उनके बीच में, ये मैसेज का या फिर
बिजनेस का आइडिया होता है बोला शेयर किया जाता है। इट इनकम्पासेस ऑल द टाइप्स ऑफ, यहाँ पर कम्युनिकेशन सच है, इसमें वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल, अभी हमने डिफरेंट टाइप से बताया, सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, आप अपने आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, मैसेज कन्वे करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या जो भी बिजनेस पर्सन हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, आप उनके साथ ये मैसेज कन्वे करवाते हो। ठीक है, अगला यहाँ बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, अगर पूछा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से, तो ये आपके प्रोडक्टिविटी को, कंपनी का जो भी मान लीजिए सामान उमान है, भैया प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को लगातार बढ़ाता है। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं समझने में उनका रोल क्या है, उनका कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है उससे बूस्ट कर सके, बढ़ावा देने सके हमारे पास। आपकी डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर दैट रिलीवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रीचेस डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू इन्फॉर्म्ड एंड टाइम। देखिए आपके जो डिसीजन मेकिंग में क्या करता, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा तभी ना आपके पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा तभी ना आप उस चीज के प्रति डिसीजन ले पाओगे कि हाँ ये सही है गलत है, वरना आप ले पाओगे, बताओ। फिर है अगला फोस्टर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखिए अगर सही कम्युनिकेशन है तो कंपनी के में एम्प्लॉयज के प्रति या फिर जो डिपार्टमेंट के प्रति या स्टेक होल्डर के प्रति एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और यही कोलैबोरेशन के साथ एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है और काम अच्छे से हो पाता है हमारे पास। फैसिलिटेट करता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब यहाँ मान ली कोई झगड़ा बात विवाद हो गया उसे ये दूर करता है। जैसे मान ली मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट हो गया, भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब बात है, ठीक है, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन रहेगा या कोई जानकारी रहेगा तो ये सब चीज जल्दी क्या हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। प्लस अगला पॉइंट है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखिए एक कम्युनिकेशन में क्लियर और ट्रांसपेरेंट अगर हमारे पास एड्स रहेंगे बेसिकली, तो ये रुकावट जो भी कंपनी मान लीजिए जो रुकावट आ रहा है या कुछ भी चीज उसको दूर करता है। प्लस यहाँ पर जो न्यू पॉलिसीज या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं ये लोगों के प्रति इसे यूज करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोरल। यहाँ पर जब एम्प्लॉयज को व्हेन एम्प्लॉयज आर हियर्ड एंड देयर फीडबैक, देखिए एम्प्लॉय जब इसे सुनते हैं या फिर उनका फीडबैक तो बहुत जरूरी है, वो ज़्यादा कनेक्टेड हो पाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उनका मोटिवेशन बढ़ता है और उनका कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी रहता है वो बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर सब चीज़ें बताया भी जाता है। अगला हमारे पास पॉइंट बताया जा रहा है स्ट्रेंथ ब्रांडिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप या इफेक्टिव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो कस्टमर से, इन्वेस्टर के और जो पब्लिक रहता है एक प्रकार का पॉजिटिव इमेज बनाता है और रेपुटेशन बनाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये बताया गया। अगला है इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड रिस्क। देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा तो अंडरस्टैंडिंग में भी सही कुछ रहेगा, कोई भी देखिए लीगल, रेगुलेटरी और एथिकल गाइडलाइंस रहते हैं, ये रिस्क को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम से कम यहाँ रिस्क रहे। स्ट्रीमलाइन फ्लो में बात करें अगर हम लोग तो विथ वेल स्टैब्लिश कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क कैन बी कोऑर्डिनेटेड सीमलेसली अक्रॉस। देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रीमलेस वर्क फ्लो होगा तो कोई भी प्रकार का यहाँ रुकावट नहीं आएगा, काम जो रहेगा आराम से काम हो पाएगा। अगर हम बात करें ड्राइव्स इनोवेशन में तो ओपन चैलेंज देखिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है ताकि जो आइडियाज और जो पर्सनल पर्सपेक्टिव रहे या जो क्रिएटिविटी इनोवेशन रहे ये लगातार इस चीज को बढ़ावा दे सके हमारे पास। अब यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन जो है एक प्रकार के लिए जरूरी टूल है ताकि किसी भी कंपनी के जो गोल्स है उनको अचीव करने में हेल्प करे, सक्सेस में हेल्प करे, उनके जो कंपनी की हार्मोनी को लगातार बढ़ाता रहे और जो ग्रोथ रहेगा आज के जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है वो लगातार उसे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्टर को क्या करना है, आपको रिपोर्ट सबमिट करना है जो कि किसके रिगार्डिंग है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है। तो मार्केट का पोटेंशियल, मान लीजिए आपने कोई नया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लॉन्च किया, वो एक नया ब्रांड है, अब उसका रिपोर्ट आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करना है, सबमिशन करना है। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो 15 नंबर का आता है। तो बताते कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि रिपोर्ट ऑन मार्केट पोटेंशियल फॉर द न्यू ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रिपेयर्ड फॉर, मान लीजिए किसके लिए बनाया जा रहा है, मतलब ये जो रिपोर्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बनाया जा रहा है। प्रिपेयर्ड बाय मतलब आपका नाम या फिर आप जो डिएनएसन है वो लिख सकते हैं, आप वहां का डेट डाल दीजिएगा, जिस दिन का रिपोर्ट उस दिन का डेट डाल सकते हैं, या एग्जाम का डेट है उस दिन डाल दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका समरी लिखते हैं। समरी मतलब इस चीज के बारे में ओवरऑल रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है उसका हम लगभग एक समझ लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि दिस रिपोर्ट एवेल्यूएट्स द मार्केट पोटेंशियल फॉर लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट ट्रेंड्स, टारगेट कंज्यूमर बिहेवियर, कंपिटिटिव लैंडस्केप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखिए ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जो हमारा नया जो बेसिकली ब्रांड लॉन्च हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसके रिगार्डिंग कि मार्केट में क्या अभी जो करंट मार्केट ट्रेंड्स चल रहा है, जो कंज्यूमर को टारगेट कर सकता है नहीं कर सकता, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या आएगा, या फिर जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है बेसिकली उससे जुड़ा हुआ हमारे पास इसमें रिपोर्ट जारी किया जाता है। द फाइंडिंग्स मतलब इस रिपोर्ट में जो खोजा जा रहा है इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड, मतलब यहाँ पर देखिए जो
और ये बेसिकली जो ब्रांड है, यहाँ पर इस ब्रांड का इस हमारे मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर इनोवेटिव, अफोर्डेबल एंड फीचर रिच इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ये जो ब्रांड है बेसिकली हमारा इनोवेटिव है, अफोर्डेबल प्राइस में, और बहुत सारे फीचर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिए गए, पार्टिकुलरली इन द स्मार्ट डिवाइस। जैसे कि वर्तमान युग जो है स्मार्ट डिवाइस से जुड़ा हुआ है, तो स्मार्ट डिवाइसेस बहुत सारे हैं और ये होम ऑटोमेटेड सेगमेंट्स को भी क्या करता है, कवर कर लेता है। ये इसके बारे में ओवरव्यू रिपोर्ट हमने दे दिया, एग्जीक्यूटिव एक समरी दे दिया। अब देखिए इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू हो सकता है। मार्केट साइज एंड ग्रोथ के बारे में बात करें, यानी मार्केट का क्या है, द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, लगभग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो ये लगभग 1 ट्रिलियन का है। उसका एनुअल ग्रोथ बात करें तो लगभग 6% है। इमर्जिंग मार्केट अगर हम एशिया और अफ्रीका में देखें तो सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल देखा गया है। अब इसके की ड्राइवर्स की अगर बात करें, जिसमें हमारे पास क्या, इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस, हमें क्या करना चाहिए, जो स्मार्ट चीजें हो उसको एडॉप्ट करना है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, और यहाँ पर जो भी डिस्पोजल इनकम है उसे ग्रो करना पड़ेगा। अब इन सब चीजों में आप बताइए कि आपको चैलेंजेस नहीं आएगा, भाई एकदम चैलेंज आएगा, जिसमें क्या मार्केट में और भी कंपटीशन में लोग हैं एकदम है, तो यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन हो सकता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकता है, और हमारे पास जो बेस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनका कॉस्ट लगातार बढ़ सकता है। ये चीज हमें देखने को मिल सकता है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि हमने मार्केट को क्या किया, टारगेट कर लिया कि हाँ अपना हमें उठाना है। डेमोग्राफी से बात करें तो जो यंग प्रोफेशनल है, लगभग एज मान लीजिए 25 से 40, जो टेक एंथुसियास्ट होते हैं या स्मॉल टू मीडियम जो इंटरप्राइजेस आते हैं, ये क्या करते हैं, अर्बन, ये हम कहाँ से मिल सकते हैं, तो बेसिकली अर्बन सेंटर जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रैपिडली, ये सब चीज बेसिकली ये सब कहाँ पर एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं। अगला है कस्टमर का प्रेफरेंस, बात करें तो कस्टमर डिमांड करता है हाई प्रायोरिटी, आजकल क्या है सभी को एनर्जी सेविंग वाला चाहिए, सीमलेस कनेक्टिविटी चाहिए, और सेल्स के बाद मतलब बेचने के बाद भी तो कस्टमर सपोर्ट रहना चाहिए। ये सब चीज लोग आजकल प्रीफर करते हैं। अगर बात करें इसमें कंपेटिटिव लैंडस्केप बात करें तो मेजर प्लेयर में देखें टारगेट मतलब जो हमारे कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लेकर कौन कौन कंपनी वैसे टारगेट रहते हैं, या कौन कौन से हमारे कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं, तो सैमसंग है, सोनी है, एलजी है, इमर्जिंग प्लेयर, ये सब के सब हमारे मिड टियर सेगमेंट में बेसिकली इमर्जिंग प्लेयर्स के रूप में आ सकते हैं। मार्केट में देखिए गैप किस चीज का, मतलब किस चीज का अधूरा है, लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑप्शन, मतलब यहाँ हमारे पास ऑप्शंस का यहाँ पर कमी है, विद प्रीमियम फीचर, मतलब बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ, लिमिटेड फोकस और इको फ्रेंडली बेगा, जो भी डिवाइसेस होने चाहिए वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, ये चीज का मार्केट कमी है। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास कि न्यू, हमारे पास बेसिकली पोजीशन द न्यू ब्रांड ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन विद सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारा जो पोजीशन बन सकता है एक न्यू ब्रांड के लिए, एक सस्टेनेबल, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के रूप में हमें दिख सकता है। ठीक है, अगला है हमारे पास है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या है हमारे पास प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब हम इसे कैसे बेच सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पर। जैसे पहले क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट कॉम्पिटिटिव प्राइस हम इसमें देंगे, इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देंगे, और साथ ही साथ एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट भी देंगे कि भैया आपको कोई दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास इसमें मार्केटिंग और सेल का क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि इसमें लॉन्च प्लान कैसे किया जा रहा है। हमें सबसे पहले टारगेट करते हैं ऑनलाइन कैंपेन्स में, जिसमें पार्टनरशिप करते हैं जो ई कॉमर्स ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें पार्टनरशिप करते हैं, ताकि इसमें हम क्या कर सकें, और जो रिटेल प्रेजेंस है वो हाई ट्रैफिक मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह या फिर क्या शहरीकरण वाला एरिया में ज्यादा रख सकते हैं। प्रमोशन करने के लिए जो आजकल हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं सोशल मीडिया के, उनको जोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों के बीच में। अब सेल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर से पहले जुड़ सकते हैं, या पार्टनरशिप कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स है, उनसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन बताए गए। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बात करें तो लगभग इसमें मान के चलिए 10 मिलियन से लेकर इतना पैसा लगने वाला मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के साथ जुड़ेगा। रेवेन्यू मान के चले तो 50 मिलियन फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्च में कमा सकते हैं इसमें। प्रॉफिट मान के चलोगे तो 1 साल लगभग एस्टिमेट कमा सकते हैं, अगर ग्रोथ इसका सही से रहा, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट सही से हो तो हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर रिस्क भी तो होगा, भैया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो रिस्क भी तो होगा। रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, कॉम्पिटिशन है बेसिकली हमारे पास, डिफेंस में फोकस करना है, कस्टमर की लॉयल्टी पे भरोसा करना होगा, ये सब चीजों पे काम करना है। दूसरा जो सप्लाई चेन का इशू रहता है कि हमें पार्टनरशिप डेवलप करना है बहुत सारे सप्लायर्स के साथ, ताकि इसका स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। रेगुलेटरी चैलेंज में देखिए तो हमें क्या करना है, इंप्लॉय डेडिकेटेड कंप्लायंस टीम टू एड्रेस। देखिए एक बेसिकली टीम को बनाना पड़ेगा जो भी बेसिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होगा उन सभी चीजों को ये क्या करे, पूर्ति कर सकता है। ये बेसिक डिमांड है। रिकमेंडेशन में बात करें कि हम लोग क्या क्या चीज में ऐड कर सकते हैं, तो प्रोसीड कर सकते हैं बेसिकली हम इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ इनिशियल मार्केट टेस्टिंग पहले कर सकते हैं, कुछ टारगेट रेंज कुछ टारगेट जगह पर बेच के। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं जो भी एडिशनल रिसोर्स इसमें लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल का प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ
रोबस्ट कस्टमर सपोर्ट, इसमें हम एक कस्टमर सपोर्ट फैसिलिटी देंगे कि लोगों से क्या हो सके, ट्रस्ट बन सके और लॉन्ग टर्म तो ये हमारा लॉयल्टी बना रह सके। अब इसके बारे में बताया गया, ये एनालिसिस क्या करेगा, आपको हाई पोटेंशियल देगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वो मार्केट सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये प्रोवाइड करता है हमारे ब्रांड के इनोवेशन को, अफोर्डेबिलिटी को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आज के मार्केट का सबसे बेसिक जरूरत है। बाय एड्रेसिंग मार्केटिंग गैप एंड लेवरेजिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स, द न्यू ब्रांड कैन अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड एस्टेब्लिश अ कॉम्पिटिटिव फुट होल्ड। देखिए, इस ब्रांड के लॉन्चिंग के साथ ये सारे के सारे जो चीज रहेंगे मार्केट में, जो भी चीज गैप है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारे पास। प्रीपेड बाय, आप अपना यहाँ पर क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो आपका जो नाम रहेगा, शुभ नाम, या फिर आपको लगता है XYZ लिखना चाहिए भैया आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम, योर डिजाइनेशन, आपका क्या डिजाइन किया था आपने, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अप्रूव्ड बाय, जो भी आपके रिलेवेंट अथॉरिटीज रहेंगे आपका उनके द्वारा ये कह सकते हैं अप्रूव किया हुआ था, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये था 15 मार्क्स का सवाल, पेपर में पूछा जाएगा, VBI स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये बताइए। तो सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, बट विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। मतलब अब बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, आप अपने एक्सप्रेशन, एक्शंस, आपके जो व्यवहार है यानी बिहेवियर जो है उसके थ्रू आप लोगों को क्या कर सकते हो, संदेश पहुंचा सकते हो। इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मानते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो वर्बल कम्युनिकेशन है आप बोलचाल लिख के समझा सकते हो, लेकिन नॉन वर्बल में आप अपने इमोशंस को, आप अपने जो वर्ड्स को रह सकते हो वो एक्शन के थ्रू या बिहेवियर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, ये बताया गया। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला होता है फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब जो आज के वर्तमान युग का जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्म का सबसे बेस्ट फॉर्म है कि आप अपने इमोशन में, जैसे हैप्पीनेस, सुख, दुख, रोना, हंसना, डरना, ये सब चीज को क्या कर सकते हो, आप इन सब चीजों से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू मैसेज को कन्वे कर सकते हो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट अलग अलग जगह पे जाके। तो ये कहलाता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम काइनेसिस के नाम से जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके बैठने का, आपके चलने का तरीका, ये सब चीज बताता है। जैसे दिस इंक्लूड गेस्चर्स, पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें बॉडी मूवमेंट काम होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर, जैसे आप आर्मी के लोगों को देखते हो तो उनका बॉडी का जो मोशन रहता है, अगर आप देखोगे एकदम सीधा रहते हैं, चलने का प्रॉपर मोशन होता है, इससे पता चलता है कि उन्हें भाई किसी चीज का डर नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हो कि वो किस प्रकार, वो हमारे देश के जवान है, जिस प्रकार आप डिनोट हो जाता है हमारे पास। अगला हमारे पास है आई कॉन्टेक्ट, जिसे हम ऑसिलोकिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका आई का बिहेवियर, जैसे आप किसी को देख रहे हो, किसी को आप आई कॉन्टेक्ट मिला रहे हो, या फिर डर के मारे आपकी आंखें भी बता देती है, ये सब चीज भी क्या होता है, आपका कॉन्टेक्ट करने का तरीका होता है, आपके कॉन्फिडेंस बताता है। अगर आप कोई चीज फोकस करो, आपको सब कुछ मालूम है, आप कॉन्फिडेंस, डरे हुए रहोगे तो आपका आंखें बता देगा भैया इसको डर लग रहा है, इस प्रकार आपको ऑनेस्टी भी दर्शाता है ये चीज आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। अगला हमारे पास है प्रोक्सीमिक्स, जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ स्पेस। दिस रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इंटर। देखिए आप क्या करते हैं, जब किसी मान ली बातचीत करते हो, आप भैया कुछ डिस्टेंस निभाते हो, ये पर्सनल स्पेस जो है, या बेसिकली जो डिफरेंस है हमारे पास, ये बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है। पर्सनल स्पेस वेरी बेस्ड ऑन कल्चर नॉर्म्स एंड द नेचर ऑफ रिलेशन। देखिए आपका डिपेंड करता है कि कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता है कि अगर हम किसी भी बाहरी लोग से मिलेंगे तो उनका आदर सत्कार करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे नमस्कार करेंगे, ये हमारे भारत का कल्चर है। तो यहाँ पर ये हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगला है टच, जिसे हम हैप्टिक्स के नाम से जानते हैं। टच कैन कम्युनिकेट इमोशन। टच से क्या होता है, आपकी इमोशन, अफेक्शन, सिंपैथी या आपका जो एग्रेशन है, ये सब दर्शाता है। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टच डिपेंड्स ऑन, ये बेसिकली जो टच भी है ये भी डिपेंड करता है आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट कैसा है और आपका रिलेशनशिप लोगों इंडिविजुअल के प्रति कैसा है, ये चीज बताने काम करता है। अगला हमारे पास है वोकल क्रेस्टेज, मतलब आपके बोलने का जो टोन होता है, पिच होता है, वॉल्यूम होता है। डर के रहोगे तो आपका आवाज की थोड़ा दबा दबा लगेगा, आप स्पीड बोलोगे मतलब नर्वस हो, कुछ जल्दी बोल के पार होना चाहते हो, इस प्रकार से। एक फ्रॉन्टली टोन रहेगा जो आप धीरे धीरे मैसेज कन्वर्ट करना चाहते हो, एक हार्श टोन रहेगा तो आपका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। तो डिपेंड करता है आपका वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है। अगला है अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका दिखावट, जैसे क्लोथिंग, हेयर स्टाइल। आज के जमाने में बात करें तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पे बताता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है। अगर आप किसी बड़े पर्सन में देखते होगे तो बड़े पर्सन देखते हो भैया वो सूट बूट, जूता टाई जो भी रहता है फॉर्मेलिटी, इससे पता चलता है कि उसके ब्रांड वैल्यू को पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अमीर है। लेकिन वास्तविकता में बस दिखावे के लिए ये सब चीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो अंदर से खोखला रहता है। गेस्चर में बात करें तो अगर आपके हाथ का मूवमेंट हो गया, आपके जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिंबल्स के रूप में थंब से उठा देते हैं, ये सब चीज क्या होता है सिग्नल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजों को भी यहाँ इस्तेमाल होता है हमारे पास। अगला हमारे पास है पोस्चर, मतलब
आपके बैठने का, आपके खड़ा रहने का तरीका, ये भी क्या रहता है, अगर आप लेजीनेस रहोगे तो आपको पता चल जाए, बॉडी मूवमेंट सब सीधा नहीं रहोगे, टेढ़ा रहोगे, तो पॉस्चर से भी पता चल जाता है। प्लस साइलेंस है हमारे पास, मतलब चुपचाप रहना। आपका चुपचाप रहना मतलब जब आप चुप रहोगे, तो साइलेंस का मतलब यहाँ पर होता है आप पावरफुल हो, आप एग्रीमेंट को लेकर कन्वे करा सकते हो, आपके अंदर टेंशन हो सकता है, या आपके डिपेंड करता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के प्रति कितना मालूम है या नहीं मालूम, ये भी चीज बताने का ये कार्य करता है साइलेंस। अब ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये आपको कम्युनिकेशन करने में क्या करता है, इनहेंस करता है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग को लगातार बढ़ाता है। ये आपके एक्सप्रेशन को या इमोशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ट्रस्ट को, आपके ट्रस्ट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हमें क्या करता है, जो क्रॉस कल्चर, देखिए हमारे देश के कल्चर लोग हो गए, उनके में कल्चर चल सेम मिलेगा, लेकिन क्रॉस कल्चर के जब इंटरेक्शन होते हैं तो इसमें ये हमारे हेल्प करता है, क्योंकि हर जगह लैंग्वेज काम नहीं देता, आपको लैंग्वेज नहीं आएगा, लेकिन आप इमोशन के थ्रू, बॉडी के थ्रू लोगों को समझा सकते हो। तो ये कैसे नॉन वर्बल के कुछ पार्ट है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एलिमेंट। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक वाइटल एलिमेंट है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना मैसेज को लिखे या बोले भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने बातों को समझा सकते हैं और कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, बेटर रिलेशनशिप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 15 नंबर ये सवाल आपको आता है पेपर में, इसे नोट डाउन करें अच्छे से। अगला सवाल है, व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी है एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, क्यों जारी करता है, ऐसा क्या रहता है उस रिपोर्ट में, आपको रीजन बताने, कारण क्या है जारी करने का और क्यों जरूरी है ये बताना है। पेपर में आया हुआ ये सवाल है, एनुअल रिपोर्ट कंपनी का। जानते सबसे पहले क्या है, तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी क्या होता है, किसी कंपनी एक रिपोर्ट है बेसिकली, या डॉक्यूमेंट जिसे आप कह सकते हैं, जो कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, अपने जो भी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स के लिए जारी किया जाता है। इसमें कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस रहा साल भर में, इसमें आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपके द्वारा जो भी चलाया गया ऑपरेशन रहे, या आपका फ्यूचर के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स रहा उस फिजिकल ईयर में, ये चीज बताने का काम करता है हमारे पास एनुअल रिपोर्ट, यानी सालाना जो रिपोर्ट जारी होता है वो ये बताने का काम करता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं ये बताया गया, जिसमें चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन का मैसेज रहेगा, एक समरी रहेगा जो कि कंपनी के अचीवमेंट्स को, कंपनी ने क्या जीवन में प्राप्त किया और इनके क्या विजन है, ये चीज को ये दर्शाने का काम करता है चेयरपर्सन का मैसेज। अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो इसमें डिटेल्स रहेंगे, कंपनी के जो एक्टिविटीज रहे, मार्केट रहे और जो स्ट्रेटेजी रहे वो इस चीज में जारी रहेगा। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करें तो इसमें जो बैलेंस शीट रहेगा साल भर का, इनकम का स्टेटमेंट रहेगा, कैश फ्लो का स्टेटमेंट, ये सब चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होता है। चौथा पॉइंट रहेगा मैनेजमेंट का डिस्कशन क्या रहा, उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन मतलब एमडी और जो एनालिसिस रहा, उसमें कंपनी के द्वारा जो भी बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ और जो ऑपरेशन रिजल्ट रहे, ये सब चीज में जानकारी दिया हुआ मिलेगा। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में, तो इसमें इंफॉर्मेशन रहता है कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर के प्रति क्या इंफॉर्मेशन दिया गया या क्या कंप्लायंसेस रहे, ये बताया गया। सस्टेनेबिलिटी या फिर CSR इनिशिएटिव, यानी यहाँ कंपनी के द्वारा जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया गया, इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट, वो ये सब चीज हाईलाइट यहाँ पर किया जाता है। तो ये किसी भी इंक्लूडेड रहते हैं एनुअल रिपोर्ट में जारी किया जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इसमें क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहता है और अकाउंटेबिलिटी रहता है मतलब जिम्मेदारी रहता है। एक एनुअल रिपोर्ट जो है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट रहता है कि पूरा कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा और कंपनी ने सरकार के प्रति जो भी कार्य किया या देश के प्रति कार्य किया, ये सब चीज को इसमें जानकारी रहेगा। प्लस ये इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट रहेगा वो मैनेजमेंट ने यहाँ सारी जिम्मेदारी ली है अपने जो भी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर के प्रति, ये सारी जिम्मेदारी खुद लेता है, ये बताता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें फाइनेंशियल इनसाइट्स है, जिसमें जो शेयर होल्डर और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए वो कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस या फाइनेंस स्टेबिलिटी हो गया, उससे गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे बता रहा है। ये हमें हेल्प करता है कि कंपनी के जो मीटिंग्स हुए हैं या कंपनी जो मीटिंग कर रही है फाइनेंशियल गोल के लिए, उसमें हेल्प करने का काम करता है ये हमारे पास। अगला थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ये जो रिपोर्ट है ये कंपनी का विजन क्या है कि भैया कंपनी किस प्रकार ग्रो कर रही है, कंपनी मिशन क्या है, फ्यूचर के प्रति क्या उसने प्लान बनाया, ये सब चीज बताने का काम करता है।
इट ऑफर स्टेक होल्डर्स, ये स्टेक होल्डर्स को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि भैया कंपनी आपको हेडिंग कर रहा है नहीं, कंपनी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब कुछ बताने का काम करता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, देखिए एक कोई भी जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो पहले से वेल प्लान्ड होता है कि ताकि आपके ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस को, जो भी वहां इन्वेस्टर है भैया पैसा लगाएं तो उनका पैसा को तो बचा, पैसा को तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ऊपर पैसा लगाएगा, कंपनी को ग्रोथ मिल रहा है, लॉन्ग टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ कंपनी जो कमिटमेंट किया था कि ऐसा होगा वो चीज प्राप्त होना, ये सब चीज बताना पड़ता है ना, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। कंप्लायंस विद रेगुलेशन, देखिए यहाँ पर जो भी बेसिकली फाइनेंशियल ऑपरेशन इंफॉर्मेशन या रेगुलेटरी बॉडीज के और पब्लिक के प्रति जो भी लीगल कैसा ऑब्लिगेशन है वो इन सब चीजों को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, ये सब चीज देखना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में बात करें तो ये जो भी हमारे पास लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज देखना पड़ेगा। फिर छठा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग टूल। डिसीजन मेकिंग टूल में क्या है, जो स्टेक होल्डर्स हो गए जिसमें इन्वेस्टर, लेंडर्स, पार्टनर्स हो गए, इस रिपोर्ट का यूज करते हैं ताकि उनको कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट है या डिसीजन है वो सब चीज पता कर सके। फिर इंप्लॉय का इंगेजमेंट कैसा है, मतलब इंप्लॉय जो है, इंप्लॉयज कैन यूज द रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द, इंप्लॉयज भी पढ़ सकते हैं इस रिपोर्ट को कि कंपनी ने क्या हासिल किया और किस प्रकार उनका जो रोल है कंपनी के सक्सेस में कंट्रीब्यूट रहा। फिर पब्लिक इमेज में बात करें तो एक प्रोफेशनली क्राफ्टेड जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये कंपनी के रेपुटेशन को लगातार मार्केट बढ़ाता है। इट शोज किस प्रकार की कॉर्पोरेट जिंदगी में हमारे पास जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक एनुअल रिपोर्ट हमारे कह सकते हैं कंपनी के वाइटल कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है, एक जरूरी पार्ट है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, ये सिर्फ जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस नहीं, बट लोगों का ट्रस्ट, सपोर्ट, डिसीजन, कंपनी, लोगों का कंपनी पे जो स्ट्रेंथ या जो स्टेक होल्डर का स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप में कंपनी पर, वो इन सब चीजों को ये एनुअल रिपोर्ट जारी करता है हमारे पास। तो ये एनुअल रिपोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो आता है 15 नंबर का आता है जो कि कवर होता है। अब अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा जाएगा वो है मीटिंग ऑफ मिनट्स। ठीक है, आप पेपर में आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं, पेपर में आता है ये सवाल, मीटिंग ऑफ मिनट्स क्यों जरूरी है या फिर ऐसा क्या है, इसको एक्सप्लेन करना आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मीटिंग ऑफ मिनट्स होता क्या है। ठीक है, व्हाई आर द मीटिंग ऑफ मिनट्स इंपॉर्टेंट। आप होगा एक ऑफिशियल, जैसे कोई भी चीज, जैसे अभी हाल ही में अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखते होंगे तो टेस्ट क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, आईपीएल में देखा होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं, जो कोचेस रहते हैं वहां मैच चलता है वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। भाई क्या लिखते हैं, आपने क्या सोचा? या कोई भी कंपनी देखने में जो सेक्रेटरी रहता है उसको बोला था कि सही टाइम पे जो सही बात बोला जाए या कंपनी के रिगार्डिंग जो सही लगे उसे नोट डाउन कर लेना। तो आप इंपॉर्टेंट समय, मान लीजिए ये क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है। जब आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो उस मीटिंग के दौरान, तो उसे हम लोग कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है। उम्मीद करूंगा अब थोड़ा सा पल्ले पढ़ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़े, यानी मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, ठीक है, यानी यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक मुझे लगा कि हाँ ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मैंने मार्क कर लिया, इसे साइड में लिख कर रख लिया, तो यही चीज क्या बन गया हमारे लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब उस क्षण में जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रह गया, रिटन रिकॉर्ड रह गया, उसे हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग नाम। अब इसमें क्या क्या चीज होते हैं, तो भैया इसमें मीटिंग डिटेल्स होते हैं, मतलब इसमें आप जहां मीटिंग करने जाओगे उसका डेट, टाइम, लोकेशन, जो भी चीज आप कहां से आए, कहां गए थे, वेयर द मीटिंग ओकर्ड, ये सब चीज वहां इंक्लूड रहता है। अब इसमें हो सकता है मीटिंग आपका रेगुलर हो, स्पेशल हो, बोर्ड का मीटिंग हो, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार मीटिंग है। अब इसमें पार्टिसिपेंट की जानकारी भी होती है, जैसे अटेंडेंस में कौन कौन से वहां पर लोग मौजूद थे, उनका रोल क्या था, डिजाइनेशन क्या था, या फिर अब कौन कौन से मेंबर्स या फिर जो एम्प्लॉयज थे बेसिकली उस समय अब्सेंट थे, रीजन के साथ यहाँ पर आपको इसे लिखना पड़ेगा। आप बताइए मीटिंग करने गए तो उसका कोई मसौदा होगा ना, एजेंडा बताओ तो मसौदा क्यों करने गए, ये कारण भी आपको लिखना पड़ेगा। एक क्लियर आउटलाइन लिखा होता है टॉपिक की या इश्यूज के बारे में कि ये मीटिंग किस चीज का था, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर चौथा नंबर है डिस्कशन पॉइंट, मतलब आप एक समरी में लिखोगे कि यहाँ पर जो भी डेलिब्रेट्स आए थे या एजेंडा में यहाँ पर क्या क्या ओपिनियंस रखा गया, क्या सजेशन था, क्या कंसर्न था, ये सभी चीजें इसमें मेंशन रहती है। फिर हम बात करें डिसीजन एंड रिजोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ कौन कौन से की डिसीजन, मतलब मेन डिसीजन लिए गए इस मीटिंग में, इस मीटिंग का वोटिंग आउटकम क्या निकला और क्या क्या यहाँ रिजोल्यूशन हमने अडॉप्ट की, ये सब चीज बाकी रहता है। उसके बाद यहाँ एक्शन आइटम की बात करें हम लोग तो स्पेसिफिक टाइप्स, बेसिकली स्पेसिफिक टास्क जो है यहाँ डिजाइन किया जाता है, असाइन किया जाता है कि हमें क्या करना है, इन लोगों के प्रति या इन इंडिविजुअल के प्रति जिम्मेदार बनना है, टीम के प्रति, इन सभी चीजों का नाम यहाँ मेंशन रहता है। अप्रूवल रहता है प्रीवियस मीटिंग्स का, मतलब मिनट्स का, सॉरी, यहाँ कंफर्मेशन या फिर जो अमेंडमेंट्स मतलब होता है सुधार करना हमारे पास। मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग में हमने क्या क्या सुधार, मतलब गलती था, सुधारा, उसके बारे में सब कुछ यहाँ कंफर्मेशन के रूप में यहाँ लिखा हुआ रहता है। अगला है नेक्स्ट मीटिंग का डिटेल भी रहता है
कि आपका नेक्स्ट मीटिंग कब है, डेट क्या है, एजेंडा क्या है, ये सब कुछ रहता है। और सिग्नेचर सेकंड में जो चेयरपर्सन रहेंगे उनका साइन रहेगा, पर्सन हु रिकॉर्ड द मतलब जो रिकॉर्ड किया उस चीज का वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी रहेगा कि भैया प्रमाणित व्यक्ति ने साइन किया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भैया काम तो हमने कर लिया, बता दिया क्या होता है। अब इसका देखिए क्या जरूरी है, क्योंकि देखिए ये ऑफिशियल बेसिकली रिकॉर्ड होता है जो कि आपका डिस्कशन, डिसीजन और आपके एक्शन प्लान को रिकॉर्ड करता है। तो ये आपका फ्यूचर रेफरेंस क्या होगा, आप जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाए इसके प्रति आपको सब कुछ जानकारी देने का काम करता है। ये हमारा मिनट ऑफ मीटिंग। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रैक करता है, एंश्योर करता है कि आपने जो भी टास्क असाइन किए थे वो कंप्लीट हुए या ना हुए, ये हमारे जिम्मेदार बनाता है और टीम के प्रति हमें एक्शन लेने में या फिर टीम के प्रति मजबूत करता है कि भैया हम अपने कंपनी के प्रति, लोगों के प्रति सही से काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसमें पारदर्शिता होती है। मिनट्स इनहेंस ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर रिकॉर्ड। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली ये प्रोवाइड करता है क्लियर रिकॉर्ड कि आपका जो डिसीजन है वो क्लियर है, आप यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ रहेगा सेम पेज पर। यहाँ लीगल कंप्लायंस की बात करें तो जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गए जिसमें आप मेंटेन बेसिकली जो मेंटेन करते हो मिनट्स, एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि गवर्नेंस रेगुलेशन के अंडर आता है। ये दे प्रोवाइड एविडेंस इन केस अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आता है, डिस्प्यूट होता है या कोई ऑडिट होता है तो ये आपको एविडेंस के रूप में भी काम देता है। अगला है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मतलब यहाँ होता है निरंतरता। ये मिनट्स बेसिकली क्या करता है, आपको हेल्प करता है कंटिन्यूटी में। जो भी आपके हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलने वाले या चलेंगे उनके बारे में ये आपको बताता है। न्यू जो पार्टिसिपेंट रहेंगे फ्यूचर मीटिंग्स में उनसे किस प्रकार समझना है, डिस्कस करना है, ये भी बताने में आपको हेल्प करता है। प्लस छठा नंबर पॉइंट है डिसीजन वैलिडेशन, मतलब यहाँ बताया जा रहा है दे वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिसीजन एंड एग्रीमेंट्स मेड ड्यूरिंग। मान लीजिए आपको क्या करता है, वैलिडेट करने में हेल्प करता है कि आप मान लीजिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर बताता है कि भैया आपने ये चीज़ किया था, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देता है। अब कम्युनिकेशन टूल के बारे में बात करें तो एक प्रकार से ये टूल मतलब एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है कि आपका मीटिंग के द्वारा आपने क्यों नहीं अटेंड किया, क्या क्या आउटकम है, सभी चीज़ बताने का काम करता है। प्लस टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्यूमेंटिंग डिसीजन एंड एक्शन प्लान। ये हमारा जो फ्यूचर मीटिंग्स में टाइमलाइन होगा या फिर जो भी हमने यहाँ पर रिपीटेड डिस्कशन किया उस चीज़ को अवॉइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आपका क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम कम्युनिकेशन के लिए। ये आपको अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, कंटिन्यूटी, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है आपके लीगल या फिर रिलायबल रिकॉर्ड के साथ कि आपके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स लिया गया वो सही है गलत है बताने का काम करता है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग आएगा पेपर में, इसे वीवीआई कर लीजिए। 15 मार्क्स में ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आप लोग